Hello everyone. In this video, we will cover Social Security one-liners for your upcoming UPSC, EPFO, APFC exam. So, Social Security basically इसका मेन मीनिंग क्या होता है? याद रखना कि जब हमें फ्यूचर की टेंशन होती है, तब ये काम आता है। इसका मेन मकसद है कि अगर आपकी इनकम किसी मुश्किल या फिर कॉन्टीजेंसी कंटिजेंसी की वजह से रुक जाए, जैसे बीमारी या रिटायरमेंट, तो ये थोड़ा इनकम या फिर कैश बेनिफिट्स कैश बेनिफिट्स दे सके। ओके, तो इमेजिन करो, अगर डैडी जी रिटायर हो गए, तो तो उनको हर महीने पेंशन मिलना क्या है? सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी का एक हिस्सा, जिससे उनका खर्चा चलता रहे। ठीक है, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? जब देश में इंडस्ट्रियल इकोनॉमी आई, तो फैक्ट्री में जो एक्सीडेंट्स और काम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्या हुई, बढ़ गई। तब ये जरूरी हुआ कि सबको एक मिनिमम लेवल की सिक्योरिटी, दैट इज मिनिमम लेवल ऑफ ऑफ सिक्योरिटी मिले। ओके, इसकी पहचान, रियलाइजेशन, ये सिर्फ एक इंसान का काम नहीं है। ठीक है, ये नेशनल एफर्ट और इंटरनेशनल कोऑपरेशन से क्या होता है, अचीव होता है। और याद रखना कि ये बड़ा टारगेट, सोशल सिक्योरिटी का गोल सिर्फ पैसा देना नहीं है। ये एक डायनामिक सिस्टम है जो पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डिजीज को कम करने में मदद करता है। इसमें क्या मिलता है? जब कोई एज, इलनेस या डिसेबिलिटी की वजह से काम नहीं कर पाता, तो उसको वेलफेयर और इनकम प्रोटेक्शन क्या मिलता है? इनकम प्रोटेक्शन। ठीक है, इनकम प्रोटेक्शन मिलता है। ये सोसाइटी की तरफ से प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी, जिससे मिनिमम लिविंग क्या हो, एश्योर्ड हो। अगर आपको ऑफिस में एक्सीडेंट हो गया और आप कुछ दिन काम नहीं कर पाए, तो ईएसआई, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस से इलाज का खर्चा मिलना क्या है, इसका एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल। ठीक है, इसकी खास बात क्या है? इसका एम है हेल्थ एंड वेलफेयर को प्रमोट करना, रिटायरमेंट सिक्योरिटी देना, ताकि क्या हो, बूढ़े लोगों के लिए क्या रहे, सिक्योरिटी रहे। ठीक है, लेबर स्टेबिलिटी बढ़ाना, जिससे वर्कर्स आराम से काम करें और प्रोडक्टिविटी बढ़े। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। सोशल सिक्योरिटी मींस social security measures provide cash benefits to replace at least a part of income in meeting contingency। ठीक है, जब कोई भी कंटिजेंसी या फिर इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, उस टाइम पे क्या होता है कि इट प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स टू रिप्लेस एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम। ठीक है, क्या करता है? रिप्लेस करता है एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ इनकम। The purpose of social security is to give individual the confidence that their level of living will not erode by social or economic eventuality। ठीक है, कि जो उनका लेवल ऑफ लिविंग है, वो क्या होगा, इरोड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा बाय सोशल और इकोनॉमिक इवेंचुअलिटी से। The need for social security arose from the transition to an industrial economy, which brought accompanied problem like industrial accidents. I have already told you, Social Security insists that everyone should enjoy a minimum level of security. So this is the main focus. क्या होना चाहिए? Minimum level of security होनी चाहिए. Social security is realized through national efforts and the international cooperation. ठीक है, तो बेसिकली क्या था? सोशल सिक्योरिटी मेजर्स प्रोवाइड कैश बेनिफिट्स, ओके, टू रिप्लेस एटलीस्ट पार्ट ऑफ इनकम इन मीटिंग द कंटिजेंसी। द पर्पस ऑफ सोशल सिक्योरिटी इज टू गिव individual the confidence that their level of living will not erode by social or economic eventuality. The need for social security arose from the transition to an industrial economy, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स क्या हो गए थे, बढ़ गए थे।
Social security insists that everyone should enjoy a minimum level of security. Social security is realized through national efforts and the international cooperation. The objective of National Commission on Labor, India का view is to uphold social justice, human dignity and state obligation toward welfare. ठीक है? Social security is a dynamic system aimed at reducing poverty, unemployment and disease. तो ये क्या है? काफी broader and क्या है? Dynamic है. जिसका एम क्या है? पॉवर्टी को रिड्यूस करना, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इसको रिड्यूस करना, डिजीज को. इट प्रोवाइड वेलफेयर एंड इनकम प्रोटेक्शन टू इंडिविजुअल्स विच आर अनएबल टू वर्क ड्यू टू एज, इलनेस और डिसेबिलिटी. ठीक है? इट प्रोवाइड्स क्या करता है? वेलफेयर एंड इनकम प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन इज प्रोवाइडेड बाय द सोसाइटी. तो जो प्रोटेक्शन है कौन प्रोवाइड कर रहा है? सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है. प्रोटेक्शन इज अचीव्ड थ्रू सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर्स. तो जो प्रोटेक्शन दी जाती है दैट इज अचीव्ड थ्रू सीरीज ऑफ पब्लिक मेजर्स. प्रोटेक्शन इज अगेंस्ट सोशल एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रेस. तो डिस्ट्रेस कैसी हो सकती है? सोशल भी हो सकती है और इकोनॉमिक डिस्ट्रेस भी हो सकती है. तो ऑब्जेक्टिव इज टू इंश्योर मिनिमम लिविंग assurance through public assistance. It aims for the health and the welfare promotion. It provides income protection against income losses. It ensures retirement security for elderly people. It promotes labor stability and a productive workforce. Okay. Next is definitions by key authorities. Do remember it. It is most important. Sir William Beveridge defined income security as replacement when earning stops due to unemployment, sickness, accident, old age और डेथ. उन्होंने यानी कि सर विलियम बिवरेज ने इनकम सिक्योरिटी को तब रिप्लेसमेंट माना जब अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट, ओल्ड एज या डेथ की वजह से अर्निंग रुक जाती है. ठीक है? Beveridge's objective was to abolish poverty and inequality by ensuring a minimum standard of living. ठीक है? बेवरेज का मकसद था पॉवर्टी और इनइक्वालिटी को खत्म करना और एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंश्योर करना. ओके. इमेजिन करो अगर किसी अंकल की क्या होती है? जॉब चली गई. ठीक है? और वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड हो गए. तो उनको और बीमारी या फिर बेरोजगारी भत्ता सरकार द्वारा देना. ठीक है? तो बेवरेज क्या कर रहे थे? इसी स्पोर्ट की बात करते हैं. ओके. तो डू रिमेंबर ही डिफाइंड इनकम सिक्योरिटी एज रिप्लेसमेंट व्हेन अर्निंग स्टॉप ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट, ओल्ड एज और डेथ. ठीक है? नेक्स्ट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन डिफाइन सोशल सिक्योरिटी एज प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी थ्रू पब्लिक मेजर्स. ओके. तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन सोशल सिक्योरिटी को सोसाइटी द्वारा पब्लिक मेजर्स के थ्रू दी गई प्रोटेक्शन या फिर सुरक्षा मानते हैं. ओके. ILO's underlying objective is to promote social justice and universal protection. इसका मेन मकसद है सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय और यूनिवर्सल प्रोटेक्शन, सबके लिए सुरक्षा को प्रमोट करना. ओके. ILO कन्वेंशन, डू रिमेंबर इट. ILO कन्वेंशन नंबर 102 which was ratified in 1952. इसके हिसाब से सोशल सिक्योरिटी का मतलब है इनकम प्रोटेक्शन प्लस मेडिकल केयर प्लस फैमिली अलाउंस का एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम. ओके. मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम प्रोवाइडिंग इनकम प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर एंड फैमिली अलायंस. ओके. एग्जाम्पल के लिए जैसे कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सबका क्या होना? मुफ्त इलाज. ठीक है? जिसको क्या करता है? ILO एक जरूरी हिस्सा मानता है. ओके. नेक्स्ट इज वीवी गिरी डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी एज स्टेट गारंटीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क इंडिविजुअल्स ऑफ लिमिटेड मींस कैन नॉट फेस अलोन. ठीक है? तो जो वीवी गिरी थे उन्होंने सोशल सिक्योरिटी को स्टेट गारंटीड प्रोटेक्शन बताया जो ऐसे रिस्क के खिलाफ है जिन्हें लिमिटेड मींस यानी कि कम आमदनी वाले इंडिविजुअल्स अकेले फेस नहीं कर सकते.
ठीक है। एग्जाम्पल के लिए अगर एक लो इनकम फैमिली के घर आग लग जाए तो सरकार की तरफ से उन्हें फाइनेंशियल हेल्प मिलना जो वो अकेले अफोर्ड नहीं कर सकते। ओके। विलियम बेवरेज किसके ऊपर फोकस कर रहे थे? डिफाइंड इनकम सिक्योरिटी एज रिप्लेसमेंट व्हेन अर्निंग स्टॉप ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट, ओल्ड एज और डेथ। आईएलओ डिफाइंड जो कन्वेंशन थी 102 मीन्स अ कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम प्रोवाइडिंग इनकम प्रोटेक्शन, मेडिकल केयर एंड फैमिली अलायंस। विविगिरी डिफाइंड सोशल सिक्योरिटी एज अ स्टेट गारंटेड प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क इंडिविजुअल्स ऑफ लिमिटेड मीन्स कैन नॉट फेस अलोन। नेशनल कमीशन ऑन लेबर, National Commission on Labor defined it as a protection through collective actions based on human dignity and social justice. तो जो नेशनल कमीशन ऑन लेबर था, उस कमीशन ने सोशल सिक्योरिटी को कलेक्टिव एक्शन, सबकी मिलजुल कर कोशिश के थ्रू प्रोटेक्शन डिफाइन किया जो ह्यूमन डिग्निटी और सोशल जस्टिस पर बेस्ड हो। एग्जाम्पल के लिए ईपीएफ, दैट इज एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसमें एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय और कभी कभी सरकार सब मिलकर कंट्रीब्यूशन करते हैं ताकि वर्कर को रिटायरमेंट पर सिक्योरिटी मिले। ओके। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन। यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन एज पर द आईएलओ रिकमेंडेशन 2012 नंबर 2002 फोकस ऑन इंक्लूसिव ग्रोथ एंड रिजिलियंस। तो जो आईएलओ रिकमेंडेशन 2012 नंबर 202 के अकॉर्डिंग ये इंक्लूसिव ग्रोथ, सबकी बराबरी से तरक्की और रिजिलियंस, रिजिलियंस यानी कि मुश्किलों से उभरने की शक्ति पर फोकस करता है। आज के टाइम में सोशल सिक्योरिटी का मतलब है इनकम प्रोटेक्शन प्लस हेल्थ केयर प्लस सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर। ओके। एग्जाम्पल के लिए आम आदमी को अगर बेसिक हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि हेल्थ केयर, मिनिमम पेंशन, इनकम प्रोटेक्शन और एमजी नरेगा जैसी एम्प्लॉयमेंट गारंटी यानी कि सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर मिले तो ये क्या होगा? यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन के विजन में आएगा। ओके। सोशल सिक्योरिटी टुडे इक्वल्स प्रोटेक्शन प्लस हेल्थ केयर प्लस सोशल प्रोटेक्शन फ्लोर। ओके। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर, आर्टिकल 22 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट यूडीएचआर 1948 states everyone has the right to social security। आर्टिकल 22 ये आर्टिकल साफ करता है कि हर इंसान को सोशल सिक्योरिटी का क्या है? अधिकार है। तो एग्जाम्पल के लिए ये ग्लोबल कमिटमेंट है। इसका मतलब है कि चाहे आप किसी भी देश में हो, आपको बेसिक प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। ये एक बेसिक ह्यूमन राइट है। ओके, सो दिस इज अ बेसिक ह्यूमन राइट, बेसिक ह्यूमन राइट। ओके। नेक्स्ट इज अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्लासिफिकेशन, दैट इज असंगठित क्षेत्र का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू द सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर, Second National Commission on Labor 2002 and National Commission for Enterprises in the Unorganized Sector 2007. The vast world of unorganized labor is divided into four distinct groups so the government can understand and help them better. The four categories are on account worker, अपना काम करने वाले। Okay, the on account workers operate independently without employing others. These are the individuals who are their own bosses. They work completely independently. Okay, the most important rule for this category is that they do not hire anyone else. तो वो किसी और को हायर नहीं करते। ठीक है, डू रिमेम्बर इट। दे आर ए वन पर्सन आर्मी। ओके, वन पर्सन आर्मी। ठीक है। Think of a rickshaw rickshaw puller. He owns or rent the rickshaw, pedals it himself, collect the money and keep the profit. Okay, he does not have a manager and he doesn't have a employee working under him. Okay, or another example is potter in a village who makes clay pots with his own hands and sells them in the local market. Okay, so that is on account worker. Next is casual labor.
Casual labor is hired on a daily or seasonal basis. So these are the worker, मतलब जिन्हें हिंदी में बोला जाता है अनियमित मजदूर. These are the worker who suffer from a lack of job security. They are hired on a need basis. किसके ऊपर हायर किए जाते हैं? ऑन नीड बेसिस. ठीक है. इफ देयर इज वर्क टुडे दे गेट पेड. इफ देयर इज नो वर्क टुमारो दे अर्न नथिंग. They are usually paid daily wages. Okay. The labor choke worker. In many Indian cities, masons and laborers stand at a specific street corner early in the morning. ठीक है. आपने देखा होगा कि कई सिटीज के अंदर क्या होता है, लेबर चौक बने होते हैं. ठीक है. वहां पे मिस्त्री और जो मजदूर होते हैं वो खड़े होते हैं. ओके. इफ देर इज वर्क दे गेट पेड. इफ देर इज नो वर्क टुमारो तो उनको क्या होगा, वर्क नहीं मिलेगा. ठीक है. अगर उनको कोई चूज नहीं करता तो दे गो होम विदाउट मनी. ठीक है. Another example would be seasonal farm hand, a worker hired only during the wheat harvesting season to cut crop. Once the harvest is done, they are unemployed until the next season. तो इसके अंदर एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा आ जाएगा? सीजनल फार्म हैंड. ठीक है. सीजनल फार्म हैंड. ठीक है. मतलब जो सीजनल फार्मर होता है, बोल दीजिए कि सीजनल फार्मर. ठीक है. ये इसका अनदर एग्जाम्पल हो जाएगा. नेक्स्ट इज होम बेस्ड वर्कर, दैट इज घर से काम करने वाले. होम बेस्ड वर्कर ऑफन वर्क ऑन अ पीस रेट basis, supplying goods to middlemen. These workers turn their homes into small factories. They usually do not sell directly to the customer. Instead, a middleman or contractor bring them raw materials and they get paid a piece rate, paid per item finished. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए बीडी रोलर्स. बीडी रोलर्स. वुमेन इन मैनी पार्ट ऑफ इंडिया रिसीव तेंदू लीव्स. कौन सी लीव्स? तेंदू लीव्स. And tobacco at home from a contractor. They roll the beedies in their living rooms. The contractor return to collect the finished beedies and pay them a few rupees for every bundle of 100 or 1000 beedies. ठीक है. इंसेंस स्टिक मेकर्स. सेकंड एग्जांपल हो जाएगा अगरबत्ती. जो जो अगरबत्ती बनाने वाले होते हैं, इंसेंस स्टिक मेकर्स. इंसेंस स्टिक मेकर्स. ओके. People who roll incense sticks at home for a large brand. ठीक है. तो that would be under the home based workers. तो first is on account worker, casual labor, home based worker. Next is low scale and the informal setup. छोटा स्केल और अनौपचारिक व्यवस्था. ठीक है. Characteristics include low scale and the informal setup, irregular employment, and the low wages. This category look at the nature of the business rather than just the worker. These are the tiny business with their little money, no formal legal paperwork, and usually less than 10 workers. The employment is irregular and the wages are usually below the minimum standard. फॉर एग्जाम्पल द नेबरहुड टी स्टॉल. ठीक है. जो आपके चाय टपरी होती है, दैट इज चाय टपरी. ठीक है. A small tea stall on the roadside. It isn't a registered company. It doesn't give printed receipt, that is GST bills, and the helper boy is paid in cash without any provident fund or insurance. Second example would be scrap dealer, that is kabadi wala. Scrap dealer. ठीक है. A local shop that buy all newspaper and metal. It operate informally without strict government or audits. Okay. So, low awareness. Unorganized workers are often unaware of the rights due to low awareness and the literacy. So, this is the main character, that these workers are often unaware of the rights due to the low awareness and the literacy. Okay.
So if you will see that government might launch a scheme giving free health insurance to street vendors. However, a vegetable seller might continue paying for expensive private doctor simply because he does not know this free scheme exists. ठीक है? Because that person is busy in his daily routine or due to illiteracy. Okay, the solution is national security, National Social Security Board. Okay, Social Security Board. National Social Security Board advises the central government for the administration of the act. Okay, this is a specific board created to look after the welfare of these workers. They monitor or check the progress of registration and ID card. So what they do, what they do, they check the progress of registration and ID cards. They ensure that workers are actually getting their ID cards, like the e-श्रम cards. ठीक है कि उनको टाइम पे क्या मिल रहा है, उनके आईडी कार्ड्स मिल रहे हैं. फॉर एग्जांपल e-श्रम cards. For example, National Social Security Board will hold a meeting to review data. Okay, suppose we have 50 lakh construction worker in the country, but only 20 lakh have received their ID cards. ओके, उन्होंने क्या किया, एक रिव्यू मीटिंग की. ठीक है, उसके अंदर उन्होंने देखा कि वी हैव 50 लाख कंस्ट्रक्शन वर्कर्स इन द कंट्री बट ओनली 20 lakhs हैव रिसीव्ड देयर आईडी कार्ड्स. तो वी नीड टू स्पीड अप द registration process so that the remaining 30 lakhs can get the benefits. So this is the example that how they speed up their work, okay, through the review meetings. NSSB function review the progress of registration and issue the identity cards. Okay, next is social assistance schemes. Pension details. First one is Indira Gandhi National Widow Pension Scheme, Vidhva Pension Yojana. This scheme provides 300 per month up to age 79 for those who are 80 years and above. It provides 500 per month. Okay, do remember, provides 300 per month up to age 79 and provides 500 per month for 80 plus years. ठीक है, next is Indira Gandhi National Disability Pension Scheme. Okay, in this it provides 300 per month up to age 79. This is for person with disability level more than 80%. ठीक है, do remember this thing. This is most important. As per 2023 Ministry of Rural Development data, dwarfs and the person with intellectual disabilities are eligible for Indira Gandhi National Disability Pension Scheme. Okay, so do remember Ministry of Rural Development. So this ministry is important. Okay, next is National Family Benefit Scheme, Parivar Labh Yojana. This scheme offer one time financial assistance, एक बार की मदद of rupees 20,000. Okay, offer one time financial assistance of rupees 20,000, revised from rupees 10,000. सपोज कीजिए कि अगर घर का मुखिया दैट इज कमाने वाला मेन अर्निंग मेंबर की डेथ हो जाए तो फैमिली को तुरंत 20,000 की मदद मिलती है ताकि वो इमरजेंसी का खर्चा चला सके. ठीक है, नेक्स्ट इज नेशनल मैटरनिटी benefit scheme, that is Matratav Labh Yojana. This scheme used to provide 500 to rupees 1,000 per delivery. Okay, only for the first and second child. Okay, the scheme was 100% funded by central government. So this is central sector scheme. Okay, central sector scheme which are completely funded by central government. Okay, do remember National Maternity Benefit
स्कीम। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक लड़की है रीना, उसको पहली बार बच्चा हुआ तो उस टाइम इस स्कीम के तहत उसको 500 से 1000 रुपए की मदद मिलती है। दिस स्कीम वाज लेटर मर्ज्ड इनटू प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ओके, डू रिमेम्बर कि लेटर वाज मर्ज्ड इनटू पीएम मातृ मातृ वंदना वंदना योजना। I have already given the scheme video, you can watch that video. Okay, next is Swan Jayanti Gram Swarojgar Yojana, that is rural self government. In this scheme, funding sharing is 75 ratio 25 center state, that is this is the centrally centrally sponsored centrally sponsored scheme. Okay, so central government provides 75% and the state government 25%. And the next is Mahatma Gandhi National Rural Employment Scheme. Okay, and इसमें ये इंश्योर किया गया है कि कम से कम 33% बेनिफिशरीज कौन होनी चाहिए, विमेन होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। दिस स्कीम्स ऑफर एन 8% assured return, that is guaranteed returns. ओके, सपोज कीजिए कि किसी पर्सन ने इस स्कीम में पैसा लगाया तो उनको 8% का पक्का रिटर्न हर साल मिलता रहा। ओके, प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना, इट ऑफर्ड एन 8% assured returns. Okay, assured returns. Next is employees provident fund. Okay, that is Karamchari Bhavishya Nidhi. Okay, the fundamental law for this scheme is Employee Provident Fund and the Miscellaneous Provision Act 1952. Okay, this is the fundamental law. Got it? भविष्य निधि योजना की जो मेन फाउंडेशन है वो क्या है, उसको हम डिस्कस करेंगे। इसका पर्पस क्या है? द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड स्कीम 1952 इंश्योर्स रिटायरमेंट सेविंग्स थ्रू मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस, थ्रू मंथली मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस। ओके, नेचर नेचर क्या है? इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी। क्या है ये? इट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी, दैट इज योगदान। और इंटरेस्ट बेयरिंग, जिसपे क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। ठीक है, सो इट इज अ कॉन्ट्रीब्यूटरी और इंटरेस्ट बेयरिंग फंड। कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों ही 12% ऑफ बेसिक वेजेस। ठीक है, एम्प्लॉय और जो एम्प्लॉयर होते हैं और एम्प्लॉयर दोनों ही क्या करते हैं? 12% ऑफ बेसिक वेजेस, ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डियरनेस अलाउंस। ठीक है, डीए मिलता है, उसका क्या करते हैं? कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, 12% ऑफ बेसिक वेजेस एंड डियरनेस अलाउंस। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक रमेश है, उसकी सैलरी दैट इज बेसिक प्लस डीए कितनी है? 20,000 है। तो उसके अकाउंट में हर महीने कितना होगा? 2400 रुपये रमेश खुद डालेगा। ठीक है, और 2400 उसका एम्प्लॉयर डालेगा। टोटल कितना हो गया? ₹4800। ठीक है, और टैक्स बेनिफिट, इसमें जमा किए हुए पैसों पर सेक्शन सेक्शन 80C के तहत टैक्स एजम्पशन, दैट इज टैक्स छूट भी मिलती है। स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट, छोटे इस्टेब्लिशमेंट जहाँ पे 20 या फिर उससे कम एम्प्लॉयज हैं, उनके लिए कंट्रीब्यूशन रेट 10% ईच, दैट इज एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों के लिए होता है। ठीक है, तो जो बड़े होते हैं उसमें कितना है? 12%, और छोटे जो हैं उसमें कितना है? 10%। ठीक है, और जो विड्रॉल प्रोविजंस हैं उसको डिस्कस करते हैं। पार्शियल विड्रॉल, ठीक है,
शादी, घर बनाने, मेडिकल या एजुकेशन जैसे जरूरतों के लिए पार्शियल विड्रॉल, दैट इज थोड़ा पैसा निकालना क्या होता है, अलाउड होता है। पार्शियल विड्रॉल्स आर अलाउड फॉर मैरिजेस, हाउसिंग, मेडिकल और एजुकेशनल पर्पसेस। एग्जाम्पल, सपोज कीजिए सुरेश को अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा चाहिए, तो वो अपने रिटायरमेंट फंड से कुछ पैसा निकाल सकता है, ठीक है, लेकिन पूरा नहीं निकाल सकता। ओके, नेक्स्ट इज यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। तो यूनिवर्सल अकाउंट नंबर इंश्योर पोर्टेबिलिटी अक्रॉस जॉब्स, ठीक है। ये नंबर जॉब बदलने पर भी क्या होता है, रिटायरमेंट सेविंग्स की पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा, इंश्योर करता है, ठीक है। सपोज कीजिए एक प्रिया है, प्रिया नाम की लड़की है, उसने अगर 3 अलग अलग कंपनीज में काम किया, ठीक है, तो उसका रिटायरमेंट फंड इन तीनों कंपनीज का एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में जमा रहेगा, ठीक है। जो रिटायरमेंट फंड होगा वो तीनों कंपनीज का एक ही यूनिवर्सल अकाउंट नंबर में जमा रहेगा, जिससे उसकी सेविंग ट्रैप करना, दैट इज उसको क्या होगा, ट्रैक करना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज, चीज और याद रखना कि पेंशन योजना में सरकार का योगदान, दैट इज गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम, सरकार वेजेस का 1.16% हिस्सा पेंशन स्कीम्स में कंट्रीब्यूट करती है। सपोज कीजिए कि गवर्नमेंट की तरफ से क्या होता है कि एक पर्सन है, ठीक है, उसको क्या दिया गया, 1.16%, ठीक है, कंट्रीब्यूट किया गया, तो ये क्या होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से एक सब्सिडी होगी, ताकि वर्कर्स को रिटायरमेंट पर मिलने वाली पेंशन में उनका हिस्सा क्या हो जाए और बढ़ सके, ठीक है। कि कुछ परसेंट किसने दे दिया, 1.16% किसने दे दिया, गवर्नमेंट ने दे दिया। जब वो लास्ट में एग्रीगेट होगा तो क्या होगा, पेंशन में कुछ परसेंटेज बढ़ जाएगी पेंशन की, ठीक है। नेक्स्ट इज, याद रखना कि डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस बेनिफिट, दैट इज बीमा योजना के लाभ, इस स्कीम के तहत मिलने वाले बेनिफिट लास्ट ड्रॉन सैलरी, दैट इज लास्ट ड्रॉन सैलरी एवरेज ऑफ, ये कैसे कैलकुलेट की जाती है, एवरेज ऑफ 12 मंथ्स, ठीक है, और कंट्रीब्यूशन पीरियड के बेसिस पर कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। जो लास्ट ऑन सैलरी होती है और कंट्रीब्यूशन पीरियड के बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं। अगर किसी वर्कर की काम के दौरान डेथ हो जाती है, उसकी फैमिली को उसके पिछले 12 महीनों की सैलरी के एवरेज के हिसाब से इंश्योरेंस बेनिफिट, दैट इज बीमा का लाभ मिलता है, ठीक है। So government contribution to EPS, government contribute 1.16% of wages to EPS scheme. Okay, EDLI benefits. The EDLI benefit is calculated based on the last drawn salary, average of 12 months and the contribution period. ठीक है. Next is Parent Act for EPF is the Employees Provident Fund and the Miscellaneous Provision Act 1952. Do remember it. ईपीएफ कंट्रीब्यूशन रेट्स फॉर स्मॉल इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ पे 20 से कम लोग काम करते हैं, दैट इज 10% ईच फॉर एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर। ओके, ईपीएफ कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट 12% ऑफ बेसिक वेजेस प्लस डीए, ठीक है। ईपीएफ प्रोवाइड्स टैक्स एग्जम्पशंस अंडर द सेक्शन 80C। ओके, नेक्स्ट इज पेंशन स्कीम्स स्पेसिफिक्स, दैट इज ओल्ड पेंशन स्कीम्स, नेशनल पेंशन स्कीम्स एंड द यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओके, ओल्ड पेंशन स्कीम दैट इज पुरानी पेंशन योजना। तो याद रखना कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम है ये उन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए है जिनकी अपॉइंटमेंट 1 जनवरी 2004, 1 जनवरी 2004 से पहले हुई थी। जो आर्म फोर्सेस हैं, आर्म फोर्सेस अभी भी इसी में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। ये एक सोशल असिस्टेंस बेस्ड पेंशन का एग्जाम्पल है, मतलब ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, इट इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, आपको पैसा जमा नहीं करना पड़ता, और स्टेट फंडेड, दैट इज स्टेट फंडेड, सरकार द्वारा पूरी तरह फाइनेंस किया गया है, ठीक है। फंडिंग मैकेनिज्म, इसका फंडिंग नॉन कंट्रीब्यूटरी होता है, जिसे पे एज यू गो सिस्टम कहते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं, पे एज यू गो सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शर्मा जी जो 2003 में सरकारी नौकरी पर लगे थे, उनको रिटायरमेंट पर पेंशन गवर्नमेंट के करंट टैक्स रेवेन्यू, ठीक है, आज के टैक्स से दी जाती है, उनकी अपनी सेविंग से नहीं, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट के
करंट टैक्स रेवेन्यू होगा उससे दी जाएगी, ना कि उनकी खुद की सेविंग से। ठीक है। मिनिमम पेंशन, इसमें मिनिमम पेंशन 9,000 पर मंथ। कितनी होती है? 9,000 पर मंथ। ठीक है, एज पर द 7th पे कमीशन। मैक्सिमम पेंशन, मैक्सिमम पेंशन लास्ट ड्रॉन जो बेसिक पे होता है उसका 50% तक हो सकती है। ठीक है, जो लास्ट ड्रॉन बेसिक पे होता है उसका 50%। रिप्लेसमेंट, इस स्कीम को 2004 के बाद आए न्यू एंट्रेंट्स, जो न्यू लोग थे, जो न्यू एंट्री की थी जिन्होंने जॉब मार्केट में, उनके लिए नेशनल पेंशन स्कीम्स ने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, दैट मिनिमम पेंशन under the old pension scheme is 9,000 per month as per the 7th Central Pay Commission. OPS is an example of social assistance based pension, non-contributory, only state funded. OPS is legally based on the government service rules. ठीक है, नोट अंडर द ईपीएफओ और पीएफआरडीए एक्ट। ठीक है, तो किसके ऊपर बेस्ड होती है ये? गवर्नमेंट सर्विसेज रूल्स। ओपीएस इज एप्लीकेबल टू गवर्नमेंट एम्प्लॉइज अपॉइंटेड बिफोर 1 जनवरी 2004। ठीक है, तो कट ऑफ डेट क्या है? 1 जनवरी 2004, उससे पहले, एक्सेप्ट आर्म फोर्सेस हु कंटिन्यू। तो जो आर्म फोर्सेस है वो अभी भी इसी में कंटिन्यू करती हैं। ओपीएस फंडिंग मैकेनिज्म इज नॉन कंट्रीब्यूटरी पे एज यू गो सिस्टम। तो इसे क्या बोला जाता है? पे एज यू गो सिस्टम। मैक्सिमम पेंशन अंडर ओपीएस इज अप टू 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। तो जो मैक्सिमम पेंशन है वो कितना हो सकता है? 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन बेसिक पे। ओपीएस इज रिप्लेस्ड बाय नेशनल पेंशन स्कीम for the new entrants post 2004. So let's discuss about the national pension system. इस सिस्टम ने 2004 के बाद आए नए सरकारी कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, टायर 1 मिनिमम कंट्रीब्यूशन। मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना था? टायर 1 अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर बार 500 होना चाहिए। ठीक है, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन टायर 1 अकाउंट में होना चाहिए हर बार 500। ठीक है, टायर 2 मिनिमम कंट्रीब्यूशन, टायर 2 अकाउंट में मिनिमम कंट्रीब्यूशन हर बार 250 होना चाहिए। ठीक है, एनुअल मिनिमम, टायर 1 के लिए मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन 1000 है। कितना है? 1000। ठीक है, विड्रॉल एट 60 साल की उम्र के बाद विड्रॉल अलाउड है। ठीक है, इस टाइम पे 60% ऑफ द कॉर्पस, ठीक है, जितना जमा किए गए पैसे हैं उनका 60% टैक्स फ्री होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक पूजा नाम की लड़की है, उसका 60 साल की उम्र पर टोटल कॉर्पस 10 लाख है, तो वो 6 लाख निकाल सकती है जिस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बाकी 40% से एन्युटी, एन्युटी यानी कि पेंशन लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पार्शियल विड्रॉल, टायर 1 अकाउंट में 3 साल बाद पार्शियल विड्रॉल अलाउड होता है। ठीक है, तो जो टायर 1 अकाउंट होता है उसमें कितना, जो पार्शियल विड्रॉल होता है वो 3 साल के बाद अलाउड होता है। प्री मेच्योर एग्जिट, 10 साल बाद प्री मेच्योर एग्जिट अलाउड होता है। ठीक है, तो जो प्री मेच्योर एग्जिट होता है, प्री मेच्योर एग्जिट, वो 10 साल बाद, 10 साल के बाद क्या होता है? अलाउड होता है। लेकिन उस समय 80% पैसा एन्यूटाइजेशन, दैट इज पेंशन खरीदने के लिए यूज करना पड़ता है। ठीक है, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, द एनपीएस मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर टायर 1 इज ₹500 पर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड द एनपीएस मिनिमम कंट्रीब्यूशन फॉर टायर 2 इज ₹250 per contribution. NPS allowed for withdrawal after 60 years. NPS partial withdrawal is allowed for after 3 years in the tier 1 account. NPS minimum annual contribution is rupees 1000 for tier 1. 60% of the NPS corpus withdrawal at 60 years is tax free. Premature NPS exit is allowed after 10 years with 80% annuitization. Okay, and the next is यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ओके, नेक्स्ट इज यूनिफाइड पेंशन स्कीम। सो ये स्कीम जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक ऑप्शनल, दैट इज विकल्प के रूप में दी गई है। ठीक है, जो ये स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम के, जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए एक ऑप्शन, विकल्प के रूप में दी गई है। जो इसका कानूनी ढांचा है वो इस तरह है। इसके नियम और कानून सीसीएस, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम, सीसीएस, दैट इज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूनिफाइड पेंशन स्कीम अंडर नेशनल पेंशन स्कीम, अंडर नेशनल पेंशन स्कीम सिस्टम, सॉरी, सिस्टम रूल्स
2025 में शामिल है। ठीक है, इफेक्टिव डेट क्या है? ये स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू है। ठीक है, 1 अप्रैल 2025 से क्या है? लागू है। डेडलाइन टू ऑप्ट इन, इस स्कीम को चुनने की आखिरी तारीख 30 नवंबर 2025। ठीक है, कब तक दी गई है? 30 नवंबर 2025, यानी कि जिस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है, तब तक दी गई है। ओके, कंट्रीब्यूशन रेट, जो योगदान की दर है, वो कितना है? गवर्नमेंट या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इस स्कीम में गवर्नमेंट और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन लगभग 18.5%। ठीक है, कितना? 18.5% है। ये नेशनल पेंशन सिस्टम में एम्प्लॉयर के स्टैंडर्ड कंट्रीब्यूशन से क्या है? काफी ज्यादा है। इसका मतलब है कि सरकार ज्यादा पैसे डाल रही है सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, जो कर्मचारी है उसका योगदान बेसिक पे प्लस डियरनेस अलाउंस का कितना है? 10%। ठीक है, तो इसमें एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन कितना होगा? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज बेसिक पे प्लस डीए, इसका कितना होगा? 10%। ठीक है, और जो पेंशन के बेनिफिट्स हैं, इसमें क्या होता है कि फॉर 25 साल की सर्विस के लिए, 25 साल प्लस सर्विस, जिन कर्मचारियों की 25 साल से या फिर उससे ज्यादा की क्वालिफाइंग सर्विस है, उनके लिए गारंटेड पेंशन लास्ट 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% है। ठीक है, तो सर्विस कितना? 25 साल से ज्यादा है, उनको क्या होगा? गारंटेड पेंशन लास्ट 12 मंथ्स की एवरेज बेसिक पे, एवरेज बेसिक पे, ठीक है, उसका कितना? 50%। ओके, सपोज कीजिए कि रामलाल ने 26 साल नौकरी की, ठीक है, और उसकी आखिरी साल की एवरेज बेसिक पे 1 लाख है, तो उसे गारंटेड पेंशन 50,000 पर मंथ मिलेगी। ठीक है, मिनिमम गारंटेड पेंशन, जिन लोगों की कम से कम 10 साल की क्वालिफाइंग सर्विस है, उनके लिए मिनिमम गारंटेड पेंशन 10,000 पर मंथ है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक महिला है, उसने 15 साल नौकरी करी। ठीक है, तो भी क्या होगा कि उसको कम से कम 10,000 की पेंशन क्या होगी? जरूर मिलेगी। ठीक है, एडिशनल बेनिफिट्स क्या होंगे इसके? लमसम बेनिफिट, रिटायरमेंट पर एक एडिशनल लमसम पे आउट, क्या होगा? लमसम, लमसम पे आउट मिलता है। ठीक है, ये हर 6 महीनों की सर्विस के लिए इमोल्यूमेंट का 1/10 होता है। ठीक है, कितना होता है? 10वां हिस्सा, तो 1/10 होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए ये ग्रेचुटी जैसा ही एक और क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जिससे रिटायरमेंट के समय एक बड़ी राशि क्या होती है? हमें लमसम के अमाउंट के रूप में मिलती है। ठीक है, लमसम अमाउंट में मिलती है। फैमिली पेंशन, कर्मचारी की डेथ के बाद उनके स्पाउस, ठीक है, पति या पत्नी को पेंशन का कितना परसेंट मिलता है? 60%। ठीक है, तो उसको कितना परसेंट मिलता है? 60%। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। UPS legal framework. The Unified Pension Scheme is provided as an option under the National Pension System for the central government employees. The UPS rules regulation include CCS, implementation of UPS under NPS rules 2025. The UPS government contribution is 18.5%. Employee contribution to UPS is 10% of the basic pay plus DA. ठीक है, तो ये फैक्ट्स याद रखना। Pension benefit. The guaranteed pension under UPS is 50% of the average basic pay over the last 12 months for those with the 25 plus year of the qualifying service. The minimum guaranteed pension under UPS is 10,000 per month for those with the at least 10 years of qualifying service. Additional benefit, lump sum benefit under the UPS is an additional payout equal 1/10 of emolument for every 6 months of service. Family pension give the spouse 60% of the pension. The deadline to opt into UPS was extended to 30th November 2025. UPS is effective from 1st April 2025. Next is Welfare Funds and Legislative Act. तो जो वेलफेयर फंड्स होते हैं, या फिर जिन्हें क्या बोला जाता है कि कल्याण निधि और कानूनी अधिनियम, ठीक है, वेलफेयर फंड्स एंड लेजिस्लेटिव एक्ट्स। वेलफेयर फंड्स, कमोडिटीज, कमोडिटीज
कमोडिटीज के प्रोडक्शन या एक्सपोर्ट पर सेस, ठीक है, जो क्या होता है एक तरह का टैक्स लगाकर फाइनेंस किए जाते हैं। ये फंड्स वर्कर की भलाई के लिए होते हैं, ठीक है। हिस्टोरिकल लेजिस्लेटिव एक्ट्स 1946 माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट वाज पास्ड, ठीक है। तो माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट वाज पास्ड इन 1946। 1972 लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस वेलफेयर फंड एक्ट, ठीक है। 1972 लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस वेलफेयर फंड एक्ट वाज पास्ड। 1976 बीडी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट, बीडी वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट वाज पास्ड इन 1976, ठीक है। जो ये एक्ट है वो बीडी वर्कर्स की फैमिली हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसा इकट्ठा करता है। 1981 सीने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट, 1981 सीने वर्कर वेलफेयर फंड एक्ट वाज पास्ड इन 1981। ये एक्ट सिनेमा इंडस्ट्री के पीछे काम करने वाले लो इनकम वर्कर जैसे स्पोर्ट बॉय, जूनियर आर्टिस्ट, इनकी क्या करता है मदद के लिए है, ठीक है। तो जो वेलफेयर फंड्स हैं उनके बेनिफिट क्या होते हैं? तो जो सीरियस डिजीज वेलफेयर फंड्स हार्ट, किडनी और टीबी जैसी गंभीर बीमारियों के ट्रीटमेंट के लिए क्या करता है मदद प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर कोई बीडी वर्कर की फैमिली में किसी को किडनी की बीमारी हो जाए तो ये फंड उनके इलाज में क्या करेगा फाइनेंशियल सपोर्ट देगा, ठीक है। एंड इंटीग्रेटेड हाउसिंग स्कीम्स प्रोवाइड्स, जो ये स्कीम होती है बीडी आयरन और मैंगनीज क्रोम और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट सेक्टर के जो वर्कर्स होते हैं उनको घर बनाने के लिए सब्सिडी दैट इज आर्थिक मदद देती है। एग्जाम्पल के लिए इस स्कीम से एक माइन वर्कर को अपना छोटा घर बनाने के लिए कुछ हजार रुपए की क्या होती है सीधी मदद दी जाती है। तो वेलफेयर फंड्स प्रोवाइड ट्रीटमेंट फॉर सीरियस डिजीज लाइक हार्ट, किडनी एंड टीबी, ओके। सो integrated housing scheme provides subsidy for worker in the BD, iron ore, manganese, chrome और limestone and the dolomite sector, ठीक है। इंश्योरेंस एंड द वर्कर बोर्ड, ठीक है। तो जो इंश्योरेंस एंड द वर्कर बोर्ड्स ग्रुप इंश्योरेंस फॉर द बीडी वर्कर्स, एक्सीडेंटल डेथ होने पर कितना मिलता है 25,000 का बेनिफिट मिलता है। एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट इज ₹45,000। ये स्कीम लगभग 25 मिलियन वर्क 45 मिलियन सॉरी 45 मिलियन वर्कर्स को कवर करती है। अगर कोई रजिस्टर्ड बीडी वर्कर किसी हादसे में मर जाता है तो उसकी फैमिली को तुरंत 25,000 की मदद मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट इज मथादी वर्कर्स बोर्ड ऑपरेट 2 हॉस्पिटल्स एंड 12 डिस्पेंसरीज, ठीक है। तो ये बोर्ड्स 2 हॉस्पिटल और 12 डिस्पेंसरीज को क्या करता है ऑपरेट करता है। मथादी बोर्ड्स जो लोड अनलोड का काम करने वाले वर्कर्स होता है उनके लिए है। अपने वर्कर्स के लिए छोटे मोटे इलाज के लिए अपने खुद के क्लिनिक्स चलाते हैं, ठीक है। So this is what is written here. Central welfare funds are financed through a cess levied on production or export of commodities. The group insurance schemes for BD workers cover 45 million workers. ठीक है। हिस्टोरिकल लेबर लेजिस्लेशन टाइमलाइन अर्ली ब्रिटिश पीरियड 1950 से 1910 का ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। इस समय में ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम जैसे चैरिटी दैट इज दान, धर्मा और सोशल ड्यूटी पर क्या थे बेस्ड था। तो जो सिक्योरिटी सिस्टम था किसके ऊपर बेस्ड था? चैरिटी, धर्मा और सोशल ड्यूटी, ठीक है। और न्यू सिस्टम दैट इज मॉडर्न लेबर सिस्टम तो आए, लेकिन उन्होंने वर्कर के वेलफेयर नीड्स, भलाई की जरूरतों को क्या किया इग्नोर किया। उस समय अगर किसी वर्कर को वो चोट जो लगती थी तो उसको मेडिकल हेल्प धार्मिक संस्थानों या फिर जमींदार की दया पर क्या होती थी उनके ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था, ठीक है। तो सो बेसिकली चोट के बाद जो इलाज था वो किसके ऊपर डिपेंडेंट था? या तो धार्मिक संस्था या फिर जमींदार, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। ट्रेडिशनल सिक्योरिटी सिस्टम वर बेस्ड ऑन द चैरिटी, धर्मा एंड द सोशल ड्यूटी। अर्ली ब्रिटिश पीरियड 1950 90 1850 से 1910 इंट्रोड्यूस मॉडर्न लेबर सिस्टम बट इग्नोर द वेलफेयर नीड्स, ठीक है। सो की एक्ट्स बिफोर इंडिपेंडेंस 1926 ट्रेड यूनियन एक्ट। द ट्रेड यूनियन एक्ट
1926 रिकॉग्नाइज लेबर ऑर्गेनाइजेशनल राइट्स। तो इस एक्ट ने लेबर ऑर्गेनाइजेशन राइट्स दैट इज मजदूर संगठन बनाने के अधिकार को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। ठीक है। इस एक्ट के बाद टाटा स्टील जैसी फैक्ट्रीज में वर्कर्स ने मिलकर अपनी ट्रेड यूनियंस बनाना शुरू किया ताकि वो अपनी मांगे कंपनी के सामने रख सकें। नेक्स्ट इज 1936 पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट। इसने टाइमली वेजेस पेमेंट, समय पर वेतन का भुगतान, इसको क्या किया, रेगुलेट किया। ठीक है। अगर कोई मिल ओनर वर्कर की सैलरी रोक लेता था तो ये एक्ट उसे समय पर सैलरी देने के लिए मजबूर करता था। द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 रेगुलेटेड टाइमली वेजेस पेमेंट। ओके। नेक्स्ट इज 1938 एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन एक्ट वाज पास्ड इन 1938। ये एक्ट बच्चों को काम पर रखने से रोकता था। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 1948 फैक्ट्रीज एक्ट एंड द मिनिमम वेजेस एक्ट। फैक्ट्रीज एक्ट, इस एक्ट ने फैक्ट्रीज में वेलफेयर प्रोविजंस दैट इज कल्याण के प्राविधान जैसे कि रेस्ट रूम्स, कैंटीन और सेफ्टी मेजर्स, इनके ऊपर जोर दिया। ठीक है। इसके जरिए फैक्ट्रीज में पीने के पानी की सुविधा और साफ सफाई जैसी चीजों की क्या होगी, काफी ज्यादा, मतलब इन चीजों को पुश किया गया और ये नेसेसरी कर दिया गया। ठीक है। 1948 मिनिमम वेजेस एक्ट जो था, मिनिमम वेजेस एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1948 टू प्रोवाइड द वेजेस सिक्योरिटी। ये एक वेजेस सिक्योरिटी दैट इज वेतन सुरक्षा देते हुए काम के लिए एक मिनिमम वेतन दैट इज मिनिमम पे डिफाइन करता है। इस एक्ट ने इंश्योर किया कि खेत में काम करने वाले या छोटी दुकान में काम करने वालों को एक निश्चित सैलरी से कम सैलरी नहीं मिलेगा। ठीक है। एंड देन पोस्ट इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद 1961 मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट। द मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1961। इस एक्ट ने महिला कर्मचारियों को मैटरनिटी लीव और उस दौरान वेतन देने का प्रावधान किया। ठीक है, प्रोविजन किया। नेक्स्ट इज 1972 पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट। पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट 1972 स्ट्रेंथन प्रोटेक्शन फॉर द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इस एक्ट ने ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए प्रोटेक्शन को मजबूत किया। जब कोई इम्प्लॉय लंबे समय तक एक ही कंपनी में काम करने के बाद जॉब छोड़ता है या रिटायर होता है तो उसको एक लमसम अमाउंट दैट इज ग्रेचुटी मिलता है। इस एक्ट ने इसको मैंडेटरी किया। ठीक है। इसके बाद मोर हिस्टोरिकल लेबर लेजिस्लेशन 1976 इक्वल रेम्यूनरेशन एंड द बॉन्डेड लेबर एक्ट्स। इसका मकसद था जेंडर वेजेस इक्वालिटी, जेंडर के आधार पर वेतन में समानता लाना। ठीक है। इस एक्ट ने इंश्योर किया कि अगर एक आदमी और एक औरत एक ही काम कर रहे हैं तो उनकी सैलरी क्या हो, बराबर होनी चाहिए। ठीक है। द इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976 एम्ड फॉर जेंडर वेज इक्वालिटी। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट वाज इनेक्टेड इन 1976। इस एक्ट ने बॉन्डेड लेबर सिस्टम, बंधुआ मजदूरी को खत्म कर दिया। अब कोई भी किसी दूसरे इंसान को कर्ज के बदले में गुलाम बनाकर काम नहीं करा सकता था। ठीक है। देन वी हैव, आफ्टर दिस वी हैव चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट। ठीक है। चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड लेबर, दिस वन, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड द रेगुलेशन एक्ट, इट वाज एनेक्टेड इन 1986। इसने इसने बाल मजदूरी को प्रोहिबिट किया और कुछ जगहों पर रेगुलेट किया। इस एक्ट से छोटी उम्र के बच्चों को खतरनाक जगहों दैट इज हजार्डस ऑक्यूपेशन जैसे कि फैक्ट्री या माइंस में काम करने से रोका गया। ठीक है। देन वी हैव NREP दैट इज एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी फंड्स। ठीक है। तो NREP नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1980। ठीक है। कब लॉन्च किया गया था इसको, 1980 के अंदर। तो ये याद रखना कि जो नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम कब लॉन्च किया गया, 1980 के अंदर। 1983 रूरल लैंडलेस रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन 1983। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, ये स्कीम 1983 में लॉन्च की गई थी। ये दोनों स्कीम्स गांव के लोगों को दैट इज रूरल पीपल, खासकर जिनके पास जमीन नहीं थी, उनको वर्क गारंटी देने के लिए शुरू की गई थी। ठीक है।
1996 बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक्ट। ये एक्ट 1996 में पास हुआ था। इस एक्ट के जरिए कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए सुरक्षा और वेलफेयर बेनिफिट्स जैसे कि मेडिकल हेल्प और एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए एक फंड बनाया गया था। ठीक है, 1996 कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट, द बिल्डिंग एंड द अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट वाज पास्ड इन 1996। ओके, 2000 जन श्री जन श्री बीमा योजना। ये स्कीम गरीब लोगों के लिए लाइफ इंश्योरेंस के लिए कब लॉन्च की गई थी? इन 2000। ठीक है, द जनश्री बीमा योजना लाइफ इंश्योरेंस फॉर द पुअर वाज लॉन्च्ड इन 2000 एंड 2011 द नेशनल सोशल सिक्योरिटी फंड वाज लॉन्च्ड इन 2011। ये फंड 2011 में लॉन्च किया गया था। ये एक अम्ब्रेला फंड है जहां अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए चलने वाली सोशल सिक्योरिटी स्कीम को फाइनेंस करने के लिए पैसा इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, एंड 2020 इसमें क्या था? मॉडर्न कंसोलिडेशंस। कोड्स को क्या किया गया? एक कंसोलिडेट किया गया। कोड ऑन द सोशल सिक्योरिटी, द कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी 2020 प्रमोट्स द यूनिवर्सलाइजेशन एंड द कंसोलिडेशन ऑफ द लॉस। इसका मकसद यूनिवर्सलाइजेशन दैट इज सबको कवर करना, और कंसोलिडेशन ऑफ लॉ दैट इज पुराने लॉज को मिलकर नए बनाना। ठीक है, पहले अलग अलग वर्कर्स के लिए बहुत सारे छोटे छोटे कानून थे। अब इस कोड ने उन सबको एक बड़े कानून के अंदर लाकर चीजों को क्या कर दिया? आसान बना दिया। ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल असिस्टेंस वर्सेस सोशल इंश्योरेंस कंपैरिजन। सोशल असिस्टेंस इज आइडियोलॉजिकली बेस्ड ऑन प्रिंसिपल ऑफ सोशल जस्टिस। ये सोशल जस्टिस यानी कि सामाजिक न्याय के प्रिंसिपल पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? सामाजिक न्याय। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क पूलिंग। रिस्क पूलिंग यानी कि खतरों को मिलाकर क्या करना? चलना। इस प्रिंसिपल पर बेस्ड है। ओके, social assistance purpose are to prevent destitution and provide minimum livelihood. Destitution that is विपत्ति को क्या करना? रोकना, और मिनिमम लाइवलीहुड को प्रोवाइड करना। ओके, और इसका पर्पस है सोशल इंश्योरेंस पर्पस आर टू मेंटेन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ड्यूरिंग कंटिजेंसी। कंटिजेंसी यानी कि मुश्किल समय में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, जीवन स्तर को क्या करना? मेंटेन करना। सोशल असिस्टेंस एग्जांपल इंक्लूड यूके नेशनल असिस्टेंस एंड द यूएस सप्लीमेंटल सिक्योरिटी इनकम। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं इसके। ठीक है, इंडिया के अंदर भी काफ़ी स्कीम्स हैं। सोशल इंश्योरेंस एग्जांपल इंक्लूड जर्मन सोशल इंश्योरेंस, तो बिस्मार्क मॉडल। तो ये इंटरनेशनल एग्जांपल्स दिए हुए हैं। ठीक है, तो इंडिया में भी अपने अलग से अभी हमने पढ़े हैं ऊपर। ठीक है, social assistance lead to beneficiary becoming dependent on the state support. Social insurance leads to beneficiary being self contributing and empowered. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि कुछ ना कुछ प्रीमियम देता है। ठीक है, प्रीमियम पे करता है, और क्या होता है? एम्पावर होता है। ओके, और जो सोशल असिस्टेंस होता है इज फुली फाइनेंस्ड बाय जनरल टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट के जनरल टैक्स रेवेन्यू से क्या होता है? फुली फाइनेंस्ड होता है। Social insurance is financed through compulsory contribution from employees, employers and the sometimes by the state. ये employers और कभी कभी state के compulsory contribution से क्या होते हैं? फाइनेंस होते हैं। ठीक है, social assistance eligibility is based on a means test. Beneficiary must prove the financial need. ठीक है, means test यानी कि आमदनी की जांच, इस पर बेस्ड होते हैं। बेनिफिशियरी को फाइनेंशियल नीड क्या करनी पड़ती है? प्रूव करनी पड़ती है। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस इन्वॉल्व नो मींस टेस्ट। बेनिफिट्स अक्रू एज अ राइट बेस्ड ऑन कॉन्ट्रीब्यूशन। नो मींस टेस्ट यानी कि आमदनी की जांच नहीं होती। बेनिफिट्स कॉन्ट्रीब्यूशंस के बेसिस पर क्या होते हैं? एक अधिकार यानी कि राइट के रूप में मिलते हैं। ठीक है, सोशल असिस्टेंस प्रोवाइड अ मिनिमम सर्वाइवल लेवल ऑफ इनकम और सपोर्ट। तो क्या होता है कि इसके अंदर एक मिनिमम सर्वाइवल लेवल का इनकम या सपोर्ट क्या होता है? प्रोवाइड होता है। ठीक है, सोशल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स इनकम रिप्लेसमेंट एट
अ लेवल प्रोपोर्शनल टू वेजेस और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको क्या मिलता है, इनकम रिप्लेसमेंट एट अ लेवल प्रोपोर्शनल टू वेजेस और कंट्रीब्यूशन। ठीक है, एंड सोशल इंश्योरेंस इज मैनेज्ड बाय सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडीज, फॉर एग्जांपल ईपीएफओ, ईएसआईसी। ठीक है, तो सोशल इंश्योरेंस जो होता है मैनेज बाय सेमी ऑटोनोमस स्टैट्यूटरी बॉडीज, तो इसके एग्जांपल हैं ईपीएफओ एंड ईएसआईसी। ओके, नेक्स्ट इज रिटायरमेंट स्कीम्स, some detailed comparisons. EPF, Employees Provident Fund. EPS, that is Employees Pension Scheme. EPF क्या होता है, contributory scheme where the employee contributes 12% and the employer 12%। ठीक है, इसमें जो बेसिकली एम्प्लॉय भी कितना कंट्रीब्यूट करता है, 12% कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉयर भी 12%। तो ये एक तरह की कंपलसरी सेविंग, जरूरी बचत है जो आपकी और आपके बॉस की तरफ से हर महीने जमा होती रहती है। ठीक है, कर्मचारी पेंशन योजना यानी कि एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम, इस जो दिस स्कीम है उसमें क्या होता है कि ईपीएस 1995 ये कब लाई गई थी, तो ये याद रखना कि 1995 रिक्वायर्स द एम्प्लॉयर टू कंट्रीब्यूट 8.33% ऑफ वेजेस। ठीक है, फ्रॉम 12% ईपीएफ, ईपीएफ में कितना था 12%, इसमें कितना होता है 8.33%। तो इस स्कीम के लिए एम्प्लॉयर यानी कि मालिक अपने 12% कंट्रीब्यूशन में से 8.33% हिस्सा देता है। ठीक है, कितना देता है 8.33%। ओके, ग्रेचुटी दैट इज सेवा निवृत्त उपहार, तो ये क्या होता है, नॉन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट, बिना योगदान वाला लाभ, मतलब सिर्फ एम्प्लॉयर ही क्या करता है, पे करता है इसके अंदर। ठीक है, कौन पे करता है, सिर्फ एम्प्लॉयर। ये कंप्लीटेड क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि ये कंप्लीटेड साल की सर्विसेज के लिए 15 दिन की वेजेस का लमसम अमाउंट प्रोवाइड करता है। ठीक है, ग्रेचुटी इज द नॉन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट पेड बाय द एम्प्लॉयर। ग्रेचुटी प्रोवाइड्स अ लमसम ऑफ 15 days wages per completed year। ठीक है, gratuity is paid as per the payment of gratuity act 1972। gratuity benefit is one time lump sum at exit or retirement। तो ये जो होता है किस एक्ट के अनुसार होता है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972। ये बेनिफिट एग्जिट या फिर रिटायरमेंट पर एक बार ही दिया जाता है। ठीक है, अगर सपोज कीजिए एक विनर नाम का व्यक्ति है, उसने 10 साल एक कंपनी में काम किया और अब वो जॉब छोड़ रहा है, तो उसे 10 साल की सर्विस के बदले एक साथ बड़ा तोहफा लमसम अमाउंट मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज सुपर एनुएशन फंड, ये अक्सर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड, ठीक है, और वॉलंटरी होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के लिए कुछ बड़ी कंपनीज अपने अच्छे एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के लिए ये वॉलंटरी फंड क्या करते हैं, अपने पास चलाते हैं। ओके, डू रिमेंबर इट, सुपर एनुएशन फंड्स। सुपर एनुएशन फंड्स आर ऑफन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूटेड एंड वॉलंटरी। नेक्स्ट इज एनपीएस कॉर्पोरेट मॉडल, नेशनल पेंशन सिस्टम कॉर्पोरेट मॉडल, दैट इज राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। इसमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर दोनों का कंट्रीब्यूशन वॉलंटरी, ठीक है, खुद की मर्जी पर निर्भर होता है। अगर कोई प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय ये स्कीम चुनता है तो वो और उसकी कंपनी दोनों अपनी मर्जी से इसमें पैसा डाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज एलआईसी जीवन अक्षय। ठीक है, एलआईसी जीवन अक्षय दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीवन अक्षय, ये एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है जिसमें सिंगल प्रीमियम की जरूरत होती है। ओके, एलआईसी जीवन अक्षय इज एन इमीडिएट एन्युटी प्लान रिक्वायरिंग अ सिंगल प्रीमियम। ओके, एग्जाम्पल के लिए आप आज एक बड़ा अमाउंट जमा करते हैं और तुरंत अगले महीने से आपको पेंशन मिलना शुरू हो जाती है। ओके, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन जीवन शांति, ये एक डेफर्ड एन्युटी प्लान है जिसमें 5 से 20 साल का डेफरमेंट पीरियड होता है। ठीक है, सपोज कीजिए कि एक रोहन नाम का व्यक्ति है,
अगर वो रोहन अभी 40 साल का है और वो 60 साल की उम्र से पेंशन चाहता है, तो वो अब इन्वेस्ट करेगा और 20 साल बाद, दैट इज डेफरमेंट पीरियड के बाद, क्या होगी, उसकी पेंशन शुरू होगी। ठीक है। LIC जीवन शांति इज अ डेफर्ड एन्युटी प्लान विद द डेफरमेंट पीरियड दैट इज 5 to 20 years. नेक्स्ट इज मोर रिटायरमेंट स्कीम्स। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना। ओके, ये स्कीम 10 साल के लिए 7.4% पर एनम की गारंटेड पेंशन ऑफर करती है। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना ऑफर्ड अ गारंटेड पेंशन एट 7.4% पर एनम फॉर 10 years. इसमें मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 15 लाख पर पर्सन तक हो सकता है। ओके, तो डू रिमेंबर कितना हो सकता है, 15 लाख पर पर्सन। ये स्कीम 2017 में लॉन्च हुई और 31 मार्च 2023 तक ऑपरेट हुई। ठीक है, 2017 में लॉन्च हुई, ऑपरेटेड टिल 31 मार्च 2023। सपोज कीजिए मिसेस गुप्ता ने 2018 में 15 लाख इन्वेस्ट किए, तो उन्हें 10 साल तक 7.4% के हिसाब से गारंटेड पेंशन मिलती रही। ठीक है। नेक्स्ट इज अटल पेंशन योजना। इसका पैटर्न कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इसका पैटर्न कैसा है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है, और शुरुआती ज्वाइनर्स के लिए गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन भी मिलता है। ठीक है, ये 60 साल की उम्र के बाद 1000 से 5000 तक की गारंटेड मंथली पेंशन प्रोवाइड करता है। ये स्कीम 2015 में लॉन्च हुई और इसमें स्वावलंबन स्कीम को रिप्लेस किया। API अटल पेंशन योजना हैज अ कंट्रीब्यूटरी पैटर्न विद गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूशन फॉर अर्ली ज्वाइनर्स। APY provides a guaranteed monthly pension of rupees 1000 to 5000 after 60 years. APY launched 2015 replaced the स्वावलंबन स्कीम। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एक छोटा दुकानदार है, हर महीने थोड़ा पैसा जमा करता है और 60 साल के बाद उसे उसके योगदान के हिसाब से 1000 या 5000 की गारंटेड पेंशन मिलती है। नेक्स्ट इज इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, तो डू रिमेंबर इट इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। अटल पेंशन योजना कैसी थी, कॉन्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, इट इज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम है, इसमें सेंट्रल शेयर कितना होता है, 200 से 500 पर मंथ होता है। ये स्कीम 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के BPL बिलो पॉवर्टी लाइन पर्सन को पेंशन देती है। सेंट्रल गवर्नमेंट का हिस्सा 200 रुपये पर मंथ एज 60 से 79 और 500 पर मंथ एज 80 प्लस होता है। ठीक है, फंडिंग पैटर्न जनरल कैटेगरी स्टेट्स के लिए सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का फंडिंग पैटर्न 75 से 25% 25 के रेशियो में होता है। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट कितना पे करती है, 75 के रेशियो में, और स्टेट गवर्नमेंट 25 के रेशियो में। ठीक है, अगर रामलाल 65 साल के BPL व्यक्ति है, तो उन्हें इस स्कीम से 200 सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से और बाकी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम हैज नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी सेंट्रल शेयर ऑफ रुपीज 200 to 500 per month. Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme provides pensions to elderly BPL person aged 60 years or above. The central share of IGNO APS pension is rupees 200 month age 60 से 79 and 500 per month age 80 plus. The central state funding pattern for IGNO PS is 75 से 25 for general category state. नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री श्रम योगी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। इसमें क्या होता है कि वर्कर और गवर्नमेंट मैचिंग कंट्रीब्यूशन यानी कि बराबर योगदान देते हैं। ठीक है, ये 60 साल की उम्र के बाद 3000 पर मंथ की पेंशन प्रोवाइड करता है। ये स्कीम 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई और ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर के लिए है जिनकी मंथली इनकम 15,000, ठीक है, कितनी हो, 15,000 से ऊपर हो। ओके, एक रिक्शा वाला पुलर हर महीने एक निश्चित अमाउंट जमा करता है और उतना ही अमाउंट गवर्नमेंट भी उसके अकाउंट में जमा करती है। 60 साल के बाद उसे कितना रुपए मिलते रहेंगे, 3,000 रुपये मिलते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन requires a worker plus government matching contribution. It provides a pension of rupees 3,000 per month after 60 years. ठीक है, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन
was launched on 12 September 2019. PMSYM is for unorganized worker with monthly income 15,000. Okay. Next is PM Kisan Mandhan योजना. ये स्कीम स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स उनके लिए है जिनकी उम्र 18 से 40 साल हो. ये उन किसानों के लिए भी है जिनके पास दो हेक्ट मतलब 2 हेक्टेयर या उससे कम की जमीन हो. ठीक है, इसमें क्या था, 15,000 से कम, और इसमें 2 हेक्टेयर से कम की जमीन. ठीक है, ये स्कीम भी 12 सितंबर 2019 को लॉन्च हुई थी, तो डेट याद रखना, 12 सितंबर 2019, 12 सितंबर 2019. ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस स्कीम्स. नेक्स्ट इज ईपीएस, पीपीएफ एंड द ग्रेचुटी स्पेसिफिक डिटेल्स. ठीक है, ईपीएस कंट्रीब्यूशन लिमिट. तो जो मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी होती है, पेंशन के लिए कंट्रीब्यूशन का हिस्सा निकालने के लिए मैक्सिमम सैलरी लिमिट है 15,000 पर मंथ. ओके, डू रिमेंबर दिस फैक्ट. एंड गवर्नमेंट इस स्कीम में वेजेस का 1.16% कंट्रीब्यूट करती है. इस स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन 1,000 पर मंथ है. ओके, अगर रमेश की सैलरी 50,000 है तो भी उसकी पेंशन सिर्फ 15,000 पर ही कैलकुलेट होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी. ठीक है, तो उससे ज़्यादा नहीं होगी. तो द मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी ऑफ ईपीएस कंट्रीब्यूशन डाइवर्जन इज ₹15,000 ऑफ सैलरी पर मंथ. ठीक है, पेंशन ऑप्शन एंड एलिजिबिलिटी. पेंशन आमतौर पे 58 साल की उम्र से शुरू होती है. ठीक है, पेंशन लेने के लिए कम से कम 10 साल की कंट्रीब्यूटरी सर्विस जरूरी है. अगर कोई चाहे तो 50 साल की उम्र के बाद भी अर्ली पेंशन ले सकता है, लेकिन उसकी राशि कम हो जाती है. अगर एग्जाम्पल के लिए सीता 55 साल की उम्र में काम छोड़ती है तो उसे पेंशन तो मिलेगी, लेकिन 58 साल वाले से कम अमाउंट मिलेगा. ठीक है, एंड डिसेबिलिटी पेंशन, अगर परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाए तो डिसेबिलिटी पेंशन भी प्रोवाइड की जाती है. अर्ली पेंशन अंडर ईपीएस कैन बी टेकन आफ्टर 50 years with a lesser amount. Pension start at age 58 years. Minimum eligibility requires 10 years of contributory service. ठीक है, फैमिली बेनिफिट्स. विडो पेंशन, ये पेंशन जो होती है डेथ या रीमैरिज होने तक चलती रहती है. इसका मिनिमम मंथली पेंशन 1,000 पर मंथ है. ईपीएस प्रोवाइड्स अ डिसेबिलिटी पेंशन फॉर परमानेंट डिसेबल्ड. द विडो पेंशन कंटिन्यूज टिल डेथ और री मैरिज. ठीक है, तो इसके अंदर दो स्कीम्स आ गई, डिसेबिलिटी, विडो पेंशन. ठीक है, मिनिमम मंथली पेंशन फॉर विडो पेंशन इज ₹1,000 पर मंथ. ठीक है, एंड चाइल्ड पेंशन यानी कि बच्चों की पेंशन, ये पेंशन ज्यादा से ज्यादा टू सर्वाइविंग चाइल्ड चिल्ड्रन को दी जाती है. इसका अमाउंट विडो पेंशन का 25% होता है. ठीक है, ये बच्चे के 25 साल की उम्र तक मिलता है. अगर विडो पेंशन 1,000 है तो बच्चे को ₹250 पर मंथ 25 साल की उम्र तक मिलेगा. ठीक है, चाइल्ड पेंशन इज पेबल टू अप टू टू सर्वाइविंग चिल्ड्रन. चाइल्ड पेंशन इज 25% ऑफ द विडो पेंशन. चाइल्ड पेंशन is 25% of the widow pensions payable till the child turn 25. Orphan pension is 75% of the widow pension for the two eldest surviving children. ठीक है, तो जो इसके बाद इसमें जो ऑर्फन पेंशन होती है, अगर बच्चे अनाथ हो गए तो ये पेंशन दो एल्डेस्ट सर्वाइविंग चिल्ड्रंस को क्या होता है, मिलती है. इसका अमाउंट विडो पेंशन का कितना होता है, 75%. ये भी 25 साल की उम्र तक मिलती है. इस केस में बच्चे को ₹750 पर मंथ मिलेंगे ताकि उनका पालन पोषण हो सके. ओके, ऑर्फन पेंशन इज 75% ऑफ द विडो पेंशन पेबल टिल द एज ऑफ 25. Next is Public Provident Fund. It was introduced in 1968. Is now governed by Government Saving Promotion Act 1873. PPF is administered by Ministry of Finance, Department of Economic Affairs. Okay, do remember all these details. तो जो इसकी स्कीम का स्वरूप है वो कैसा है, दैट इज नेचर ऑफ स्कीम. ये एक वॉलंटरी, लॉन्ग टर्म और गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम है. एलिजिबिलिटी एक्सक्लूजन, एनआरआईज एंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज नए अकाउंट्स खोलने के लिए एलिजिबल नहीं है. ओके, डू रिमेंबर इट इज अ वॉलंटरी लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट बैक्ड स्मॉल सेविंग स्कीम. एनआरआईज एंड हिंदू
अनडिवाइडेड फैमिलीज आर एक्सक्लूडेड। ठीक है। कंट्रीब्यूशन लिमिट, द मिनिमम पीपीएफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 500 पर फाइनेंशियल ईयर, द मैक्सिमम पीपीएफ इन्वेस्टमेंट इज रुपीज 1.5 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। ओके। तो आप साल में कम से कम 500 और ज़्यादा से ज़्यादा कितना 1.5 लाख रुपए इस स्कीम में डाल सकते हैं। समय सीमा और विड्रॉल, टेन्योर एंड द विड्रॉल, इसका टेन्योर कितना होता है? 15 साल का होता है। ठीक है। अगर आपने आज अकाउंट खोला तो आपके पूरे पैसे 15 साल बाद ही क्या निकाल पाओगे? 15 साल बाद ही निकाल पाओगे। एक्सटेंशन, इसको 5 साल के ब्लॉक्स में मल्टीपल टाइम्स एक्सटेंड किया जा सकता है। ठीक है। PPF has a tenure maturity period of 15 years, can be extended in blocks of 5 year multiple times. ठीक है, it can be extended. PPF withdrawal and the loan, partial PPF withdrawal is allowed after 7 years. ठीक है। तो जो पार्शियल विड्रॉल दैट इज थोड़ा पैसा निकालना 7 साल बाद अलाउड है। प्री मेच्योर क्लोजर, 5 साल बाद प्री मेच्योर क्लोजर दैट इज समय से पहले बंद करना अलाउड है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक केसेस जैसे सीरियस इलनेस में। ठीक है। और 1% क्या होता है? इंटरेस्ट पेनल्टी लगती है। लोन फैसिलिटी, लोन फैसिलिटी यानी कि कर्ज लेने की सुविधा 3rd से 6th फाइनेंशियल ईयर तक अवेल की जा सकती है। अगर आपको 4th ईयर के अंदर क्या हुआ, थोड़ा पैसे की जरूरत है, तो आप अपने जमा किए हुए अमाउंट पर लोन ले सकते हैं और उसके बाद में चुका सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज एनपीएस आर्किटेक्चर एंड द इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस। ठीक है। तो जो नेशनल पेंशन सिस्टम दैट इज राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली, लॉन्च और एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो लॉन्च था इस सिस्टम को 1 जनवरी 2004 को सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज में नए एंट्रेंट्स के लिए लॉन्च किया गया। एनपीएस वाज लॉन्च्ड ऑन 1 जनवरी 2004 फॉर न्यू एंट्रेंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विसेज। एनपीएस was open to all Indian citizens aged 18 to 70 years on voluntary basis in 2009. Is administered by PFRDA, established through the PFRDA Act 2013. ठीक है। इसे जो रेगुलेट करता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है। एडमिनिस्ट्रेट करता है। और जो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 2013 के एक्ट के थ्रू इस्टेब्लिश हुआ था। ओके। इसके अकाउंट्स के टाइप, खाते के जो प्रकार होते हैं, टायर 1 अकाउंट, ये अकाउंट मैंडेटरी होता है और रिटायरमेंट तक नॉन विड्रॉएबल, यानी कि इससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। ये लॉन्ग टर्म रिटायरमेंट सेविंग्स के लिए है, जिसमें आपका पैसा तभी मिलेगा जब आप रिटायर होंगे। ओके। दैट इज एनपीएस टायर 1 अकाउंट इज मैंडेटरी एंड नॉन विड्रॉएबल अंटिल द रिटायरमेंट। एनपीएस टायर 2 अकाउंट इज ऑप्शनल एंड इज द विड्रॉएबल सेविंग अकाउंट। ये अकाउंट जो होता है ऑप्शनल होता है, टायर 2 अकाउंट। ठीक है। और ये एक विड्रॉएबल सेविंग्स अकाउंट है, जब चाहे पैसा निकाल सकते हैं। ओके। ये फ्लेक्सिबल सेविंग के लिए है, जिसमें आप इमरजेंसी की या किसी जरूरत के लिए पैसा निकाल सकते हैं। इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस, एनपीएस इन्वेस्टमेंट। ठीक है। तो लेट्स सी, it allows subscriber to choose allocation among equity that is up to 75%, corporate debt, government bonds and alternative assets। ठीक है। एक कंपनी के जो शेयर्स होते हैं इट इज नोन एज इक्विटी। कॉर्पोरेट डेट, जो प्राइवेट कंपनीज को आप लोन दिया जाता है या पैसा दिया जाता है, दैट इज कॉर्पोरेट डेट। गवर्नमेंट बॉन्ड्स इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डेट इंस्ट्रूमेंट। ओके। अल्टरनेटिव एसेट्स। तो जो याद रखना कि जो इसके अंदर निवेश के जो विकल्प होते हैं, ये सब्सक्राइबर्स को इक्विटी स्टॉक मार्केट में 75% तक। ठीक है। कॉर्पोरेट डेट, कंपनीज को कर्ज, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, सरकारी बॉन्ड और अल्टरनेटिव एसेट्स दैट इज दूसरे एसेट्स में से एलोकेशन चूज करने की अनुमति होती है। सपोज कीजिए एक रवि नाम का लड़का है, अगर रवि ज्यादा रिस्क ले सकता है तो वो अपना ज्यादा पैसा 75% तक इक्विटी में डाल सकता है, ताकि ज्यादा रिटर्न मिल सके। ओके। आर्किटेक्चर कंपोनेंट, द सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी CRA मेंटेन रिकॉर्ड्स एंड प्रोसेसेस ट्रांजैक्शंस। ठीक है। तो सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी क्या करती है? रिकॉर्ड मेंटेन करता है, ट्रांजैक्शंस को क्या करता है? प्रोसेस करता है। ट्रस्टी बैंक, ये फंड्स के फ्लो, पैसे के आना जाने को क्या करता है? हैंडल करता है। ट्रस्टी बैंक हैंडल द फ्लो ऑफ फंड्स। पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस आर फ्रंट एंड सर्विसेज प्रोवाइडर्स, बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेज। ठीक है। तो जो पॉइंट्स ऑफ प्रेजेंस होते हैं, ये फ्रंट एंड क्या होते हैं? सर्विस प्रोवाइडर्स,
सीधे कस्टमर से डील करने वाले होते हैं, जैसे कि बैंक्स और पोस्ट ऑफिसेस। एन्युटी सर्विस प्रोवाइडर्स, ये जो होते हैं ये रिटायरमेंट पर पेंशन एन्युटी ऑप्शंस क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं। ओके, on reaching 60 years 40% of the nps corpus must be used to buy an annuity, ठीक है, and an additional self contribution deduction of rupees 50,000 is available under section 80C CD 1B, ठीक है। जो टैक्स बेनिफिट रिटायरमेंट रूल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि टैक्स डिडक्शन सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 का एडिशनल सेल्फ कंट्रीब्यूशन डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। मैंडेटरी एन्युटी क्या होती है कि 60 साल की उम्र पूरी होने पर 40% ऑफ द कॉर्पस जमा किए गए पैसों का 40% एन्युटी खरीदने के लिए यूज करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल के लिए 40% से आपका हर महीने पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है, जिससे ये इंश्योर होता है कि आपका पैसा रिटायरमेंट के बाद क्या हो, रेगुलर इनकम के रूप में यूज हो। ओके, नेक्स्ट इज एनपीएस वत्सल्य, ठीक है, यानी कि ये जो है वो नेशनल पेंशन स्कीम का एक वेरिएंट है जो माइनर्स यानी कि 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बनाया गया है। नेशनल पेंशन सिस्टम वत्सल्य, ठीक है। तो जो इसका ओवरव्यू है, एनपीएस वत्सल्य इज अ वेरिएंट ऑफ द एनपीएस फॉर द माइनर्स बिलो 18 इयर्स। एनपीएस वत्सल्य अलाइन विद द विजन ऑफ विकसित भारत एट 2047, ठीक है। इसका मकसद आज से ही बच्चों के भविष्य को सिक्योर करना है ताकि जब वो बड़े हो तब उनके पास रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा फंड जमा हो, ठीक है। कंट्रीब्यूशन रिक्वायरमेंट, नेशनल पेंशन सिस्टम वत्सल्य के लिए मिनिमम कंट्रीब्यूशन 1000 पर एनम हर साल जरूरी है, जो फादर या मदर अपने बच्चों के नाम पर साल का कम से कम 1000 पे जमा कर सकते हैं, ठीक है। और जो विड्रॉल ऑप्शंस होते हैं उसमें इस स्कीम में 3 साल के बाद कंट्रीब्यूशन का 25% तक पार्शियल विड्रॉल अलाउड है। ओके, अगर रोहन के अकाउंट में 3 साल में 15,000 जमा हो गए तो उसके गार्जियंस 3,750 रुपए तक निकाल सकते हैं अगर कोई भी जरूरत हो, ठीक है। Guardian role transfer. The guardian role in NPS was solely transferred to the child after attaining the age of 18 years. The account transferred to the child upon attaining the age of majority, that is 18 year after fresh KYC. ठीक है, जब बच्चा 18 साल की उम्र अटेन कर लेता है, दैट इज मेजोरिटी, तब गार्जियन का रोल बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है। 18 साल की उम्र पूरी होने पर फ्रेश केवाईसी, दैट इज नो योर कस्टमर के बाद अकाउंट बच्चे को ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है। टैक्स बेनिफिट, इस स्कीम में भी क्या होता है कि टैक्स बेनिफिट्स मिलते हैं, ठीक है। इस स्कीम में भी सेक्शन 80 CCD 1B के तहत 50,000 तक का एडिशनल डिडक्शन अवेलेबल है, ठीक है। अगर पापा या मम्मी अपने बच्चे के लिए इस स्कीम में पैसा डालते हैं तो वो अपनी इनकम पर टैक्स में छूट ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। NPS, but a partial withdrawal in NPS Vatsalya is allowed up to 25% of contribution after 3 years. Partial withdrawal in NPS Vatsalya is allowed. Same thing is written again. Okay. Unorganized Sector Workers Act 2008. So let's see the main provisions of this act. Definition. The definition of unorganized sector refers to an enterprise with less than 8 workers. ठीक है, तो अनऑर्गेनाइज सेक्टर इस एक्ट के सेक्शन 2M के अनुसार इसका मतलब है कि ऐसा एंटरप्राइज जिसमें 10 से कम क्या हो, वर्कर्स हो। एक छोटी सी चाय की दुकान जिसमें मालिक के अलावा सिर्फ 2 या 3 लोग काम करते हैं वो इस कैटेगरी में आती है, ठीक है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर सेक्शन 2N के अनुसार इसमें वो वर्कर शामिल हैं जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं लेकिन शेड्यूल 1 में मेंशन किए गए हैं किसी भी एक्ट से कवर नहीं होता, ठीक है। अगर कोई छोटा मोटा प्लम्बर है या बिजली का काम करने वाला किसी बड़े फैक्ट्री एक्ट या प्रोविडेंट फंड एक्ट से कवर नहीं होता तो वो इस एक्ट के तहत अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर माना जाएगा, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। द डेफिनेशन ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, वर्कर इंक्लूड अ वर्कर इन द ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर not covered by any of the act mentioned in the schedule 1N, ठीक है। Unorganized sector consists of enterprises employing less than 10 workers. Okay, so central government की power, section 3 allows the central government to frame schemes for the life and disability cover
हेल्थ एंड द मैटरनिटी बेनिफिट्स एंड द ओल्ड एज प्रोटेक्शन। ओके, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पावर होती है वो स्कीम को फ्रेम करने की क्या होती है, शक्ति होती है इनके पास। लाइफ एंड डिसेबिलिटी कवर, हेल्थ एंड द मैटरनिटी बेनिफिट्स, ओल्ड एज प्रोटेक्शन, इन सबको डिसाइड कर सकते हैं। और स्टेट गवर्नमेंट्स की पावर सेक्शन 4 के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट्स को वेलफेयर स्कीम्स फ्रेम करने की शक्ति है। किन चीजों के लिए? प्रोविडेंट फंड, एम्प्लॉयमेंट इंजरी एंड हाउसिंग। सो डू रिमेंबर दिस कि सेक्शन 4 अलाउज state government to frame schemes for the provident fund, employment injury, housing and the skill upgradation. Section 4 allows state government to frame welfare schemes related to provident fund, employment injury and the housing. Okay, again. And next is registration eligibility. Section 11, हर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर जिसकी उम्र 14 साल और उससे ज्यादा है वो रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। ठीक है, चाय वाला रामू, एज सपोज कीजिए उसकी एज 20 साल है, इस एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकता है जिससे उसको सरकारी स्कीम का फायदा मिल सके। ठीक है, नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड, जो इसका टर्म है वो कितने साल का है? 3 इयर्स का। ठीक है, जो इसके अंदर इट इंक्लूड्स 5 रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम द सेंट्रल मिनिस्ट्री एंड 5 फ्रॉम द स्टेट मिनिस्ट्रीज। ठीक है, तो जो चेयरपर्सन होता है बोर्ड को यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्स ऑफिशियो चेयर करते हैं। ठीक है, चेयरमैन कौन होता है? इज चेयर्ड बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट एक्स ऑफिशियो। लाइक अवर हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं किस चीज के? राज्यसभा के। उसी हिसाब से जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट होता है वो क्या होता है? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ दिस बोर्ड। बोर्ड का जो टर्म और मेंबर का टर्म दोनों 3 साल का होता है। और कॉम्पोजिशन क्या होती है इसमें? 34 नॉमिनेटेड मेंबर्स, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा होते हैं। इसमें जो 7 मेंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं? 7 मेंबर्स अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को रिप्रेजेंट करते हैं और 7 मेंबर्स एम्प्लॉयर्स यानी कि मालिकों को रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 5 रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल मिनिस्ट्री से और 5 स्टेट मिनिस्ट्री से भी शामिल होते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये बोर्ड एक बड़ी कमेटी है जिसमें सरकार, वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के लोग शामिल होते हैं ताकि अनऑर्गेनाइज वर्कर्स की स्कीम्स पर क्या हो, सही फैसले लिए जा सके। ठीक है, द NSSB has 34 nominated members by the central government. The nominated members include 7 representing unorganized sector workers and 7 representing employers. The NSSB includes 7 representing unorganized sector workers and 7 representing employers. Then we have some classification of the schemes and some recent data. स्कीम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो होती हैं उनको 3 कैटेगरीज में क्या किया गया है? बांटा गया है। ठीक है, प्रिवेंटिव स्कीम, रोकने वाली स्कीम्स, ये स्कीम्स पॉवर्टी और इलनेस को प्रिवेंट यानी कि रोकने पर फोकस करती हैं। ये मोस्टली सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम होते हैं। एग्जाम्पल के लिए नेशनल हेल्थ मिशन या स्वच्छ भारत मिशन। ये स्कीम अच्छी हेल्थ और सफाई देखकर लोगों को बीमारी और गरीबी में जाने से पहले ही क्या करती हैं? रोक देती हैं। ठीक है, एंड नेक्स्ट आर प्रमोशनल स्कीम्स यानी कि बढ़ावा देने वाली स्कीम। ये स्कीम्स लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज, रोजगार के मौके और ग्रंटेड एक्सेस टू फूड, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, इन पर फोकस करती हैं। ये मेनली सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम्स होते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल्स लाइक एमजी नरेगा, पीडीएस, ठीक है, और इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ये काम और खाना देकर लोगों की जिंदगी को क्या करते हैं? बेहतर बनाने में मदद करते हैं। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टिव स्कीम्स। ओके, प्रोटेक्टिव स्कीम्स आर प्राइमरली सोशल इंश्योरेंस प्रोग्राम्स लिंक टू कंट्रीब्यूशन प्रोवाइडिंग इनकम रिप्लेसमेंट। ठीक है, तो जो ये स्कीम्स होती हैं इनकम रिप्लेसमेंट यानी कि आमदनी की जगह पैसा देना प्रोवाइड करती हैं। ये प्राइमरली सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स होती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड और द अटल पेंशन योजना। अगर मुश्किल समय आए तो ये स्कीम्स इंश्योरेंस की तरह आपकी मदद करती हैं। सम अदर फैक्ट्स, ठीक है, जो हमारी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है और अन्नपूर्णा स्कीम, दोनों क्या हैं? फुली फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, ये स्कीम 65 साल से ज्यादा उम्र के सीनियर सिटीजन को 10 किलोग्राम फ्री फूड हर महीने देती हैं जो इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम के एलिजिबल है पर पेंशन नहीं ले रहे। ठीक है, सम मर्जर्स याद रखना। नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स,
ठीक है। जो नेशनल हमारी जो नेशनल मैटरनिटी बेनिफिट स्कीम्स थी उसको प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कब मर्ज कर दिया गया था? 2017 में मर्ज कर दिया गया था। ठीक है। और जो एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम है वाज मर्ज्ड इनटू संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इन 2001। ठीक है। एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम वाज मर्ज्ड इनटू संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना इन 2001। ठीक है। नेक्स्ट इज स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर रोजगार योजना। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर रोजगार योजना was restructured as DAYNRLM, that is दीनदयाल उपाध्याय दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। ठीक है। इसको कब रिस्ट्रक्चर किया गया था? 2015 में। ओके। एंड आम आदमी बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना जो थी, और जो ये एक चीज और याद रखना कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वर रोजगार योजना, ठीक है, ये होगी थी हमारी वाज रिस्ट्रक्चर्ड एज DANRLM इन 2015। आम आदमी बीमा योजना वाज कन्वर्ज इनटू पीएम JJBY एंड PMSBY, यानी कि आम आदमी बीमा योजना को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में कब कर दिया गया था? 1 जून 2017 से कन्वर्ज कर दिया गया। ठीक है। नेशनल पेंशन सिस्टम लाइट को अटल पेंशन योजना में 2015 में मर्ज कर दिया गया। ओके, डू रिमेम्बर इट। नेशनल पेंशन सिस्टम लाइट वाज ट्रांजिशन मर्ज इनटू अटल पेंशन योजना इन 2015। ठीक है। एंड नेक्स्ट इज सम डेटा। Informal unorganized sector enterprises contribute about 45% of India GDP. ठीक है। About 61% of women worker in the non-agriculture sector are employed in the informal and the unorganized enterprises. The ILO finds that 90% of India's workforce is informally employed in the unorganized sector in 2024-25. Unorganized sector employ around 80 से 85% of India workforce. Insurance premium for BD worker is rupees 18 per year, shared equally by the BD worker welfare fund and the central social security fund. Do remember it. The premium of rupees, okay, I have already told it. Integrated housing scheme for BD and the mine worker provides a subsidy of rupees 20,000 or 50% of the cost. ठीक है। Building and the other construction worker welfare fund is governed by BOCW Act 1996। ठीक है। is financed through assess on the construction cost। ठीक है। Mathadi worker board are tripartite boards, that is government, employers and the union since 1969. Mathadi board cover 1.5 lakh workers and the 50,000 employers. Now let's discuss common traps for the exam. Social security is only for the organized sector workers, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि it cover both organized and the unorganized sector workers। ठीक है। Social security measures only provide cash benefits, तो नहीं, they provide both cash benefit and in kind benefits like health care। ठीक है। तो याद रखना कि अगर आ जाए ना कि ओनली कैश बेनिफिट तो गलत हो जाएगा। सोशल सिक्योरिटी अराउज ड्यूरिंग पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड इन इंडिया, नहीं, द नीड अराउज ड्यूरिंग ट्रांजिशन टू इंडस्ट्रियल इकोनॉमी इन ब्रिटिश पीरियड। ठीक है। सोशल सिक्योरिटी इज बेस्ड ओनली ऑन चैरिटी एंड वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन, तो इट्स रिलाइज थ्रू नेशनल एफर्ट एंड पब्लिक मेजर्ड बाय सोसाइटी। ठीक है। So it is not based only on the charity and voluntary contribution. It is realized through national effort and the public measured by society. Social security only protect against unemployment. It protects against multiple contingencies: unemployment, sickness, accident, old age, and death. ठीक है। Beveridge report was published in 1950, तो ये याद रखना कि it was published in 1942 during World War II. ILO define social security as protection by private organization.
तो प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी थ्रू पब्लिक मेजर्स। तो आईएलओ कैसे डिफाइन करता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड बाय सोसाइटी थ्रू पब्लिक मेजर्स। बेवरेजेस, objective was only income replacement. So objective was to abolish poverty and inequality by ensuring minimum standard of living. ILO underlying objective is economic growth, बट इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? इज टू प्रमोट सोशल जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज इनकम सिक्योरिटी ओनली कवर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। तो याद रखना इट कवर रिप्लेसमेंट व्हेन अर्निंग स्टॉप ड्यू टू अनएम्प्लॉयमेंट, सिकनेस, एक्सीडेंट, ओल्ड एज और डेथ। ठीक है, कॉमन ट्रैप्स, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर हैज लेस देन 5 वर्कर्स। तो याद रखना कि इट हैज लेस देन 10 वर्कर एज पर एक्ट 2008। NCEUS was formed in 2007. It was formed in 2004. Gave recommendation in 2007. Okay. On account workers employ others. तो ऑन अकाउंट वर्कर्स क्या होते हैं? ऑपरेट इंडिपेंडेंटली विदाउट एम्प्लॉइंग अदर्स। ठीक है, कैजुअल लेबर हैज परमानेंट एम्प्लॉयमेंट। कैजुअल लेबर इज हायर्ड ऑन डेली और द सीजनल बेसिस। Second National Commission on Labor was in 2007. Second National Commission on Labor was in 2002, not in 2007. ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज IGN WPS पेंशन अमाउंट कितना है? 500 मंथ फॉर ऑल विडोज। तो याद रखना ये कितना है? 300 पर मंथ अप टू एज 79, 500 पर मंथ फॉर 80 प्लस ईयर्स। ठीक है, and next is IGN DPS is only for physically disabled persons. तो याद रखना कि it covers persons with severe or the multiple disabilities. ठीक है, we have covered all these schemes. ठीक है, IGN of APS pension amount कितना है? provides 200 per month pension। तो ये गलत हो जाएगा। कितना प्रोवाइड करता है? 300 per month up to 79 years and 500 per month for 80 plus years। ठीक है, पेंशन स्कीम एज क्राइटेरिया, ऑल पेंशन स्कीम्स हैव सेम एज क्राइटेरिया। तो याद रखना डिफरेंट स्कीम्स हैव डिफरेंट एज क्राइटेरिया। ठीक है, नेचर ऑफ सोशल असिस्टेंस स्कीम्स, सोशल असिस्टेंस स्कीम्स आर कंट्रीब्यूटरी। तो याद रखना कि सोशल असिस्टेंस स्कीम्स आर नॉन कंट्रीब्यूटरी, फुली स्टेट फंडेड। ठीक है, कॉमन ट्रैप्स, ईपीएफ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950। द स्कीम वाज थी जो एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड स्कीम वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1952। डू रिमेंबर इट। EPF contribution is 10% each from employee and employer। तो EPF contribution कितना है? 12% each from employee and employer। EPF is non contributory scheme। याद रखना ये क्या है? is contributory and interest bearing fund। ठीक है, government contribute 1.16% to EPF scheme। government contribute 1.16% to EPS scheme, not EPF। okay, EPF provides tax assumptions under the section 80 डी। ठीक है, सो वी हैव रेड इट कि किसमें था? 80 सी के अंदर, नोट डी। ठीक है, ओपीएस स्कीम, ओल्ड पेंशन स्कीम जो थी, मिनिमम पेंशन इज 5000 पर मंथ। तो कितना है? 9000 पर मंथ एज पर द सेंट्रल पे कमीशन, सेवंथ सेंट्रल पे कमीशन। एनपीएस, नेशनल जो ये जो पहले ओल्ड पेंशन स्कीम थी, नेशनल पेमेंट सिस्टम था, वाज लॉन्च्ड इन 2006। बट ये कब लॉन्च किया था? ऑन 1 जनवरी 2004 फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। एनपीएस टायर 1 मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज ₹1000 पर कंट्रीब्यूशन। तो ये याद रखना, एनपीएस टायर 1 मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज 500 पर कंट्रीब्यूशन। ठीक है, यूपीएस इज सेपरेट स्कीम फ्रॉम एनपीएस। तो ये याद रखना कि यूपीएस इज प्रोवाइडेड एज एन ऑप्शन अंडर द एनपीएस फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। तो ये क्या है? यूपीएस क्या है? यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है वो एक क्या है? ऑप्शन है अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम। ठीक है, एनपीएस अलाउ 100% कॉर्पस विड्रॉल एट 60 ईयर्स। तो कितना अलाउ करता है? ओनली 60% ऑफ एनपीएस कॉर्पस। ठीक है, ऑफ एनपीएस कॉर्पस withdrawal at 60 years is tax free, rest must be annuitized। okay, यूपीएस गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज 12%। तो याद रखना कि यूपीएस में जो है
गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन इज 18.5% ऑफ द बेसिक पे प्लस डीए, ठीक है। यूपीएस एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 15%, नहीं, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन इज 10% ऑफ बेसिक पे प्लस डीए। यूपीएस प्रोवाइड्स 60% of average salary as pension. So UPS provides 50% of average basic pay of last 12 months as pension. UPS requires 25 years of service for full pension. So UPS require minimum 25 years of service for assured pensions. ठीक है? UPS is governed by PFRDA. So it is governed by CCS implementation of UPS under NPS rules 2025. Okay. Mica Mines Labor Welfare Fund Act was passed in 1950. So Mica Mines Labor Welfare Fund Act was passed in 1946. BD Worker Welfare Fund Act was passed in 1972. BD Worker Welfare Fund Act was passed in 1976. Iron Ore Mine Welfare Fund Act was passed in 1980. Iron Ore Mines Welfare Fund Act was passed in 1976. Coal Mines Welfare फंड एक्ट वाज फर्स्ट वेलफेयर फंड एक्ट, नहीं, तो याद रखना कि माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट 1946 वाज द फर्स्ट वेलफेयर फंड एक्ट। ऑल वेलफेयर फंड एक्ट वर पास्ड आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो जो माइका माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट था वाज पास्ड इन 1946 बिफोर इंडिपेंडेंस। ओके, ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास इन 1920, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रेड यूनियन एक्ट वाज पास इन 1926। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाज पास इन 1940, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट वाज पास इन 1936, ठीक है। फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास इन 1950, तो फैक्ट्रीज एक्ट वाज पास इन 1948। अर्ली ब्रिटिश पीरियड फोकस्ड ऑन वर्कर वेलफेयर। अर्ली ब्रिटिश पीरियड 1850 से 1910 इंट्रोड्यूस्ड modern labor system but ignored the welfare needs. Traditional security systems were based on government schemes. Traditional security systems were based on charity, dharma or the social duty. ठीक है? More labor legislation. Equal Remuneration Act was passed in 1980. तो याद रखना कि Equal Remuneration Act was passed in 1976. ठीक है? Bonded Labor System Abolition Act was passed in 1980. So Bonded Labor System Abolition Act was passed in 1976. Okay. NREP, National Rural Employment Program, was launched in 1980, not in the 1975. Contract Labor Act was passed in 1975. नहीं, ये कब पास किया गया था? 1970 में. Minimum Wages Act was passed in 1950. नहीं, ये कब पास किया गया था? 1948. Okay. So social assistance versus social insurance. तो सोशल असिस्टेंस इज बेस्ड ऑन रिस्क पूलिंग प्रिंसिपल, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि सोशल इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन द रिस्क पूलिंग, नॉट द सोशल असिस्टेंस। जो असिस्टेंस है इज बेस्ड ऑन द सोशल जस्टिस। सोशल इंश्योरेंस रिक्वायर्स मींस टेस्ट फॉर एलिजिबिलिटी, तो याद रखना कि ओनली सोशल असिस्टेंस रिक्वायर मींस टेस्ट, सोशल इंश्योरेंस हैज नो मींस टेस्ट। सोशल असिस्टेंस इज फाइनेंस्ड थ्रू contributions. Social assistance is financed by the general tax revenue. Social insurance through the contributions. Okay. Social insurance provides minimum survival level income. So social insurance provides income replacements proportional to wages. Social assistance जो होता है वो provide करता है minimum survival level. Both system make beneficiary dependent on state. So social assistance make beneficiary dependent. Social insurance make them self-contributing and empowered. EPS require employee contribution of 8.33%. तो याद रखना कि जो ईपीएस है रिक्वायर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन नॉट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन ऑफ 8.33% फ्रॉम देयर 12% ईपीएफ शेयर, नो सेपरेट एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। ग्रेचुटी इज कंट्रीब्यूटरी स्कीम, तो ग्रेचुटी याद रखना इज नॉन कंट्रीब्यूटरी बेनिफिट पेड एंटायरली बाय एम्प्लॉयर। ग्रेचुटी प्रोवाइड्स 30 days wages पर completed year, तो याद रखना कि it provides 15 days wages per completed year of service. Okay. पेमेंट ऑफ ग्रेजुटी एक्ट वाज पास्ड इन 1975, नहीं, ये कब पास किया गया था? 1972 में, ठीक है। एलआईसी जीवन अक्षय इज डेफर्ड एन्युटी पेमेंट, तो याद रखना कि इट इज इमीडिएट, जीवन अक्षय इज इमीडिएट एन्युटी प्लान। जीवन शांति इज डेफर्ड एन्युटी। ओके। एंड पीएम वाया वंदना योजना क्या है, कितना ऑफर करती है?
गारंटेड पेंशन एट 8.4% पर एनम, तो याद रखना इट इज 7.4% पर एनम, ठीक है, फॉर 10 ईयर्स, ठीक है। जो इसके अंदर है पीएम वीवीवाई में क्या है, हैड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 10 लाख पर पर्सन, इट हैड मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ 15 लाख पर पर्सन, ठीक है। उसके बाद जो अटल पेंशन योजना है उसमें क्या है, हैज नॉन कंट्रीब्यूटरी पेंशन, तो ये क्या है हमारी कंट्रीब्यूटरी पेंशन पैटर्न, गवर्नमेंट को कंट्रीब्यूट विद फॉर द एलिजिबल सब्सक्राइबर। पीएमवीवाई इज स्टिल ऑपरेशनल, तो याद रखना कि इट इज ऑपरेटेड टिल 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2023, इट इज नाउ क्लोज्ड, ठीक है। एपीवाई मिनिमम पेंशन इज रुपीज 2000 पर मंथ, तो इट प्रोवाइड्स पेंशन रेंजिंग फ्रॉम 1000 टू 5000 पर मंथ बेस्ड ऑन कंट्रीब्यूशन, ठीक है। मैक्सिमम पेंशनेबल स्कीम फॉर ईपीएस इज 25,000 पर मंथ, तो याद रखना कितना है, मैक्सिमम पेंशनेबल सैलरी फॉर ईपीएस कंट्रीब्यूशन डाइवर्जन इज रुपीज 15,000 पर मंथ, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट 1.16% टू ईपीएफ, तो किसको कंट्रीब्यूट करती है, टू ईपीएस, नॉट ईपीएफ, ओके। मिनिमम ईपीएस पेंशन इज रुपीज 2000 पर मंथ, ठीक है, तो मिनिमम ईपीएस पेंशन इज 1000 मंथ। पीपीएफ वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1970, तो गलत हो जाएगा, कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1968 में, ठीक है। पीपीएफ इज गवर्न्ड बाय ईपीएफओ एक्ट, तो याद रखना इट इज गवर्न्ड बाय गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, गवर्नमेंट सेविंग प्रमोशन एक्ट 1873, ठीक है। पीपीएफ इज एडमिनिस्टर्ड बाय ईपीएफओ, तो याद रखना किसके द्वारा एडमिनिस्टर किया जाता है, इट इज एडमिनिस्टर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। पीपीएफ हैज लॉक इन पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, तो कितने का है इसके अंदर, 15 साल का, ठीक है। पीपीएफ मिनिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1000, तो गलत हो जाएगा, ये कितना है इसका, रुपीज 500। पीपीएफ मैक्सिमम एनुअल कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 2 लाख, नहीं, कितना है, रुपीज 1.5 लाख। पीपीएफ इज मैंडेटरी कंट्रीब्यूटरी स्कीम, तो इट इज वॉलंटरी लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम, ठीक है। एनपीएस वाज ओपन टू ऑल सिटीजन इन 2004, तो गलत हो जाएगा ये, इट वाज ओपन टू ऑल इंडियन सिटीजन एज 18 से 70 ईयर ऑन वॉलंटरी बेसिस इन 2009, ठीक है, नो 2004, ठीक है, तो ये ट्रैप याद रखना। एनपीएस इज एडमिनिस्टर्ड बाय ईपीएफओ, तो याद रखना एनपीएस इज एडमिनिस्टर्ड बाय पीएफआरडीए, ठीक है, पीएफआरडीए, that is Pension Fund Regulatory and Development Authority. NPS has only tier 1 account, so it has both tier 1 retirement account and tier 2 voluntary saving account. एनपीएस इन्वेस्टमेंट इज ओनली इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, तो ये क्या करता है, ऑफर करता है मल्टीपल एसेट क्लासेस इंक्लूडिंग इक्विटी, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट। एनपीएस एग्जिट एज इज 65 ईयर्स, तो एनपीएस अलाउज विड्रॉल आफ्टर 60 ईयर्स, प्री मेच्योर एग्जिट अलाउड आफ्टर 10 ईयर्स, ठीक है। एनपीएस वत्सल्य इज फॉर अडल्ट अबव 18 ईयर्स, तो इट इज फॉर द माइनर्स, ठीक है, किनके लिए है, माइनर्स बिलो 18 ईयर्स। एनपीएस वत्सल्य मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1000 पर ईयर, तो याद रखना कि एनपीएस वत्सल्य मिनिमम कंट्रीब्यूशन इज रुपीज 1000 पर ईयर, सो इट इज करेक्ट, ठीक है, तो इट इज नॉट अ ट्रैप, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन कितना है, 1000 पर ईयर। एनपीएस वत्सल्य ऑटोमेटिकली कन्वर्ट टू रेगुलर एनपीएस एट 21 ईयर्स, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि एनपीएस वत्सल्य कन्वर्ट टू एनपीएस रेगुलर एनपीएस व्हेन द माइनर अटेन 18 ईयर्स, ठीक है। NPS Vatsalya is managed by EPFO. It is managed by PFRDA like regular NPS. ठीक है, NPS Vatsalya align with Digital India vision, तो नहीं, NPS align with the vision of विकसित भारत at 2047, ठीक है। अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर एक्ट वाज पास्ड इन 2006, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि एक्ट वाज पास्ड इन 2008। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर डेफिनेशन इंक्लूड एंटरप्राइजेस विद लेस देन 20 वर्कर्स, तो गलत हो जाएगा ये, क्योंकि it refers to enterprises with less than 10 workers, ठीक है। सेक्शन 2M, ठीक है, the act provides for mandatory social security benefits, the act provides framework for formulating social security schemes, not mandatory benefits. The act is implemented by EPFO, the act is implemented by respective state government and the central government.
Unorganized worker include all informal workers. तो unorganized workers include workers in the organized sector not covered by the acts in the schedule 1 section 2n. ठीक है. Unorganized sector employs around 60 to 65% of India workforce. तो कितना करता है 80 से 85%. ठीक है, of India's workforce. ILO finds that 70% of India's workforce is informally employed. So ILO finds that 90% of India's workforce is informally employed. ठीक है, in unorganized sector in 2024-25. NFBS is 50% सेंट्रली गवर्नमेंट. तो नहीं, ये क्या है, पूरे का पूरा सेंट्रली गवर्नमेंट फंडिंग. ठीक है. SGRY वाज मर्ज्ड विद MG नरेगा इन 2008. कब की गई थी? 2006 में. वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट. NPS लाइट वाज ट्रांजिशन टू APY इन 2017. तो कब की गई थी? और मर्ज की गई थी अटल पेंशन योजना में इन 2015. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. होप आपको ये याद हो गए होंगे. अगर नहीं हुए तो एक से दो बार वीडियो को और सुन लेना, और आपको ये सारी की सारी, आई कैन अश्योर यू, आपको याद हो जाएंगे. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग.